करियर में मैं इस तरफ जाऊं, ये भी आप लोग हेल्प आउट कर रहे हो। नहीं हो रहा भाई मेरा। मैं देती रहूं एमडी कैट बार, मतलब ये क्या हिसाब? 6 साल 7 साल 8 साल जाया कर चुके हैं। मल्टीपल स्टूडेंट एमडी कैट के पीछे 5 मंथ्स में 10,000 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो कि सालों से बैठे हुए थे। तो वहाँ से यू कैन से इट वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर अस कि यस वी हैव फिगर्ड इट आउट। आज तक उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुलाई 2025 से आज मई 2026 तक 6,000 से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन्स हो चुके हैं। एमबीबीएस के बाद बाहर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? 50 लाख 5 मिलियन आपने बोले। हाँ 50 लाख प्लस। हाँ। नर्सिंग के बाद बाहर जाने के लिए यू ओनली नीड 3 to 4 लाख रुपीस एंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी 7.5 लाख प्लस होती है वहाँ पर। अस्सलामुअलैकुम, मनावी एकोज में खुशामदीद। एक और पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर हैं। सो आज बड़ी ही डिफरेंट किस्म की पॉडकास्ट होने वाली है। आज हमने 2 इस किस्म के गेस्ट को बुलाया है कि जिन लोगों ने अपने करियर्स स्विच किए और करियर पाथ कुछ और था। जब एहसास हुआ कि क्या बेहतर है तो उसके हिसाब से उन्होंने अपने करियर पाथ को बिल्कुल चेंज कर लिया और वेलफेयर का काम कर रहे हैं ये दोनों बच्चे। और आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ देम एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट दे आर हेयर इन मनावी एकोज टुडे। सो हमारे साथ हैं जी प्रेप टाइटन्स के नाम से एक इदारा है और इसी तरह करियर कोड के नाम से भी एक इदारा है और ये दोनों ऑनलाइन बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली चल रहे हैं। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे काम होता है और स्टूडेंट्स की गाइडेंस और करियर काउंसलिंग के लिए काम होता है। सो ये इन दोनों इदारों में बहुत नुमाया पोजीशंस में है, बल्कि करियर कोड के तो ये फाउंडर्स में से हैं और बस इसीलिए आज हमने रिक्वेस्ट की कि वो हमारे साथ आए। सो हमारे साथ है जी हुज़ैफ़ा। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफ़ा, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। सो हुज़ैफ़ा जो है वो लाहौर से आए हैं ख़ास तौर पर मेरी रिक्वेस्ट पे। हुज़ैफ़ा बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए। मेरे साथ हैं दूसरे जी हैं, वो हैं अली आतिफ़, बल्कि मैं डॉक्टर अली आतिफ़ कहना चाहूँगी बिकॉज फर्स्ट ईयर से ही डॉक्टर कहना शुरू कर देते हैं। सो मेरे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं वो है डॉक्टर अली आतिफ़। अली जो है वो इधर ही होते हैं रावलपिंडी में। बहुत बहुत शुक्रिया अली कि आप भी पॉडकास्ट में आए। थैंक यू। अच्छा, क्या करता है प्रेप टाइटन्स? कौन बताना चाहेगा आप दोनों में से? मैं बताना चाहूँगा। सही है। एक्चुअली जो प्रेप टाइटन है ये एक एनजीओ बेस्ड प्लेटफॉर्म है जिसको स्टार्ट किया गया मार्च 2024 में। अच्छा। इसके को फाउंडर में डॉक्टर तैयब अली एंड मेलो सर हैं। देन हमने इसे स्टार्ट क्यों किया, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जो मेन रीज़न थी, हमारे पास जो मेडिकल स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है उनको एफएससी एंड एमडी कैट लेवल पे कोई प्रॉपर मेंटोरशिप नहीं प्रोवाइड की जाती। जो फिज़िकल एकेडमीज़ हैं वो बहुत सारे उनके एक्सपेंसेस हैं। आपको ट्रैवल कॉस्ट आती है, आपको हॉस्टल अकोमोडेशन चार्जेस आ जाते हैं। दैन उनके जो एकेडमिक के चार्जेस थे वो बहुत हाई थे एंड मेजॉरिटी ऑफ अस वी आर नॉट इवन एबल टू अफोर्ड दैट। सही है। तो उनके लिए हमने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया तैयब भाई ने कि ताकि उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा सकें, उनको मेंटोरशिप प्रोवाइड की जा सके। और मेंटोरशिप प्रोवाइड करने वालों में वो स्टूडेंट थे जिन्होंने अपना एमडी कैट क्रैक किया हुआ था। अच्छा जी। सही। उसके साथ हमने उनको नोट्स उनके प्रोवाइड किए जिन स्टूडेंट्स के हाई मार्क्स थे एमडी कैट के लेवल पे एंड उनमें इवन एमडी कैट टॉपर्स भी इंक्लूड हैं। तो उसके साथ साथ हमने डिस्कशन ग्रुप्स बनाए, देन एक कम्युनिटी बनाई जिसमें हम प्रॉपरली उनका टेस्ट सेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। अच्छा। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, तो मतलब उनके टेस्ट भी करवाए जाते हैं और आप टेस्ट उनके चेक भी करते हैं, उनको लाइक प्रॉपर आंसर्स मिलते हैं? जी बिल्कुल, टेस्ट उनका कंडक्ट होता है। टेस्ट एक ऑनलाइन वेबसाइट पे होता है जस्ट लाइक एन LMS एंड वो चेक होने के बाद उनको उनकी प्रोग्रेस शो हो जाती है। देन आफ्टर दैट डिस्कशन ग्रुप के अंदर जो क्यूरीज होती हैं, क्वेश्चंस जो होते हैं स्टूडेंट्स के, उनको उनके डाउट्स को क्लियर किया जाता है ताकि उनको अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन पे काम करने का मौका मिल जाए। तो अली, आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि लेट सपोज अगर मुझे एमटी कैट देना है तो मैं अगर उस ग्रुप में आ जाऊँ तो मुझे A to Z सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? जी मिलेगी। कहाँ अप्लाई करना है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आप ये बताते हैं एमडी कैट के टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है। उसके लिए आप लोग नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं और आप लोग टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। जी। व्हाट एल्स इसके अंदर और क्या चीज़ें हैं जो आप लोग? लास्ट ईयर हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी 75 डेज 75 क्वेश्चंस। अच्छा। और उस सीरीज के अकॉर्डिंग हमने पाकिस्तान में से 75 वो क्वेश्चंस उठाए जो कि कोई आंसर नहीं करेगा एंड उसमें वाकई में वो क्वेश्चन शामिल थे जिनका आंसर कभी किसी ने नहीं दिया। फॉर एग्जांपल, मार्केट में इतनी सारी कंपनीज की बुक्स हैं, हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम उनमें से बेस्ट बुक निकालेंगे
आपको बेस्ट रिसोर्सेज एक गूगल ड्राइव में कंपाइल करके देंगे, और हमने दी भी, और उसके थ्रू बच्चों के 196 197 मार्क्स आए भी 200 में से। इवन यूईटी में, ई-कैट में जो मेडिकल कैटेगरी की टॉपर थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट करियर कोर्स से पढ़ कर गई थी, और उस बच्ची का नाम मिनाहिल है। सो दैट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी के तमाम पेड प्लेटफॉर्म्स में से भी एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म से बच्ची टॉप करके आई है। माशाल्लाह, दिस इज़ अमेजिंग। मैं समझती हूँ कि आप लोग सदका जारिया कर रहे हैं अपने लिए, अपने माँ बाप के लिए, और आप लोग, अल्लाह ताला आपको सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी दे। आप जब इस दुनिया से जाएंगे तो आप यहाँ पर एक ऐसी लेगेसी छोड़ के जाएंगे जो कि बहुत ज़माने तक याद रखी जाएगी। अच्छा, अब मेरा सवाल आप दोनों से पहले मैं आपसे पूछ लेती हूँ हुज़ैफ़ा। सो हुज़ैफ़ा, 192 मार्क्स इन एमडी कैट, और एक बच्चा जो कि 18-19 साल की उम्र में एमडी कैट में 192 आउट ऑफ 200 ले रहा है, और उसके बाद वो बच्चा डिसाइड करता है कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना। मतलब या तो ऐसा हो ना, जैसे मैं थी, मुझे मैट्रिक से मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे डॉक्टर नहीं बनना, मुझे इंजीनियर नहीं बनना, मुझे तो जी कोई चैलेंजिंग काम करना, और पता लगा सीए एक चीज़ होती है। उसके बारे में जब मालूमात हासिल की, मैट्रिक से ये डिसाइड कर लिया, एफएससी किया ही नहीं, आईकॉम किया। आपने एफएससी किया, उससे पहले आप बता रहे हैं कि आपने वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी काम किया, फिर उसके बाद आपने एमडी कैट किया, एमडी कैट में 192 नंबर लिए, और उसके बाद आप सीए कर रहे हैं। ये क्या सीन है? बेसिकली मेरी जर्नी ना दूसरे बच्चों से काफ़ी डिफरेंट रही है स्टार्ट से ही। मैं 11 साल की उम्र में एक रिसर्च सोसाइटी का पार्ट था। अच्छा, एंड उस सोसाइटी क्या रिसर्च कर रहे थे उसमें? रिसर्च वाज बेसिकली ऑन मेंटल हेल्थ इश्यूज एंड माइंड, न्यूरोलॉजी से रिलेटेड रिसर्च थी, ब्रेन सर्जरी। 11 साल की उम्र में? यस, पूरे पाकिस्तान से 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे एंड आई वाज वन ऑफ देम। तो लाहौर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में वो रिसर्च थी, एंड मेरा स्टार्ट से ही बहुत लाइक यू कैन से पढ़े लिखे लोगों के साथ ताल्लुक रहा है। मतलब कि उनके साथ उठना बैठना, डिस्कशंस, उनके साथ जो वो कहते हैं ना, आपसे सर्वेज लेते हैं और फिर उनका एनालिसिस, डाटा एनालिसिस, उसका फीडबैक करना, ये सारा कुछ मैं स्टार्ट से ही इन्वॉल्व था। तो नॉर्मल बच्चों के मुकाबले में ये प्रिविलेज कह लें या कुछ भी कह लें कि मुझे ये प्रिविलेज हासिल थी कि मेरे पास बहुत सारे लोगों का फीडबैक मौजूद होता था। मुझे पता होता था कि मेरे कॉन्टैक्ट्स में इंजीनियर्स भी थे 11 साल की उम्र में, मेरे कॉन्टैक्ट्स में आईटी प्रोफेशनल्स भी थे, तो ये मुझे एक प्रिविलेज हासिल थी। इसके अलावा अक्सर हमारी सोसाइटी में एक परसेप्शन है, सीए में एक परसेप्शन है कि सीए में वो बच्चा आता है जिसका कुछ नहीं बना। मैं यहाँ पर ये शायद इस बात को थोड़ा परसेप्शन नहीं है हुज़ैफ़ा, ये सच है। नॉर्मली हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं, आधे से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जिनकी फर्स्ट चॉइस सीए नहीं होता, और वो सीए में इस वजह से आते हैं बिकॉज हमने टेस्ट दिया था, एंटी टेस्ट दिया था, मेडिकल का पास नहीं हुआ, इंजीनियरिंग का पास नहीं हुआ, फिर घर वालों ने कहा अच्छा ये एक और फील्ड होती है, इसमें चले गए। सो ये तो सच्चाई है। लेकिन ऐसी काउंटलेस मिसालें मौजूद है जो कि इस क्राइटेरिया पे फॉल नहीं करती। मैं अपनी मिसाल दूँ, मेरी पूरे पंजाब में टॉप 10 पोजीशंस थी पंजाब यूनिवर्सिटी के टेस्ट में। इसके अलावा एमडी कैट में मेरे 96% मार्क्स थे। ई कैट में भी मुझे एडमिशन मिला हुआ था यूईटी के किसी भी कैंपस में। इसके अलावा मैंने एनटीएस भी क्रैक किया हुआ है माशाल्लाह। सो मेरे पास ये एक एक्सपोजर था कि मेरे पास मल्टीपल पाथवेज थे चूज़ करने के। उसके अंदर मैंने सीए को क्यों चूज़ किया, वो उसके पीछे जो रीज़न थी वो थी इंटरनेशनल मोबिलिटी। बेसिकली मेरा स्टार्ट से एक माइंड था कि पाकिस्तान के लिए कुछ करना है, एंड मेरा ये पर्सनल बिलीफ है कि आप किसी के लिए तब कुछ कर सकते हैं जब आप खुद किसी स्टेज पर खड़े हों। अगर आप खुद कामयाब नहीं हैं तो आप कैसे किसी की हेल्प कर सकते हैं, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो नॉलेज की बेस पे हो। अगर एक इंसान कामयाब नहीं है उसकी बात नहीं कोई सुनेगा। तो ये एक सैड रियलिटी है हमारी सोसाइटी की कि एक मिडिल क्लास बच्चा एमबीबीएस के बाद बाहर नहीं जा सकता। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। यूएसएमएलई जो अमेरिका का मेडिकल लाइसेंस का एग्जाम है, इट कॉस्ट 5 मिलियन रुपीज़। अब आई डोंट नो वो कैसे पे करेंगे बच्चे। मैं एक बहुत नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, लाइक इट्स अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, बट इट्स अ वेरी नॉर्मल फैमिली जैसे हमारी सोसाइटी में होती है, मिडिल क्लास जिस तरह हम लोग, हम सब ऐसे ही हैं, बिल्कुल ऐसे ही। यस। तो मेरे फादर चाहते थे कि मैं एमबीबीएस करूँ, लेकिन क्योंकि मेरे पास वो एक प्रिविलेज थी, मैंने उनको बताया कि मेरा ये पाथ पे है, ये चीज़ें हम अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। बहुत सारे बच्चे जो कि एमबीबीएस या किसी भी फील्ड में आते हैं ना, उनको ये नहीं बताया जाता कि डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपने ये भी करना है। किसी ने बच्चों को ये नहीं बताया कि एमबीबीएस के बाद अगर आपने बाहर जाना है तो आपने ये 5 मिलियन भी रेडी रखना है। ये बातें नहीं पता होती बच्चों को, मुझे पता थी। तो इस चीज़ की वजह से मैंने सीए को चूज़ किया। तो बेसिक रीज़न सीए को चूज़ करने का यही था कि मेरा था कि मैं एक इंटरनेशनल पाथवे लूँ जिसमें ऑब्वियसली अफोर्डेबिलिटी, फाइनेंशियल क्राइसिस, घर के या फाइनेंशियल सिचुएशन और बाकी फैक्टर्स को भी मद्देनजर रखना था। मतलब ये कि आप तरक्की की मनाजिल जल्दी जल्दी तय करना चाहते थे। एग्जैक्टली। और आपको ऐसा लग रहा था कि मेडिकल के थ्रू आप स्लो डाउन हो जाएंगे।
ज़बरदस्त ज़बरदस्त, वेरी गुड डिसीजन। मैं आपसे पूछूंगी अली ये सवाल कि जो अभी इन्होंने ये बात की ना कि बच्चों को ये तो बता दिया जाता है कि एमडी कैट कर लो, ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा और उसके बाद फलानी फलानी यूनिवर्सिटी में तुम्हारा दाखिला हो जाएगा तो तुम पढ़ने लग जाना। प्रेप टाइटन्स इससे आगे क्या करता है? एक दफ़ा एक बच्चे का दाखिला हो गया जी, अब आप उसकी कैसे हेल्प करते हैं? प्रेप टाइटन फॉर एग्जांपल जब आपका एडमिशन हो रहा होता है तो एक सबसे बड़ा इशू ये आ रहा होता है कि हमारी डॉक्यूमेंटेशन का बहुत इश्यूज हैं पाकिस्तान में। बहुत सारी आपको डिग्री अटेस्ट कहाँ से करवानी है, आपके सारे जो सर्टिफिकेट्स हैं उनको अटेस्ट करवाने का क्या प्रोसीजर है, देन आपने अप्लाई कैसे करना है अटेस्टेशन के लिए, देन आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं उसका क्या क्राइटेरिया है। मतलब 100 चक्कर नहीं लगाने पड़ते यूनिवर्सिटी के? 200 भी लगाने पड़ते हैं। नहीं, लेकिन अब जब ये समझा देते हैं, इन केस अगर आपको नहीं पता, नहीं मैं कहना चाह रही हूँ कि अब जब आप लोग समझा देते हैं तो फिर तो चक्कर नहीं लगाने पड़ते होंगे बच्चों को। ऑफ कोर्स। तो आप तो इनड्राइव और बाइकिया वालों का नुकसान करवा रहे हैं। बिल्कुल। अब एक बंदा है जिसको आइडिया नहीं है कि डॉक्यूमेंट्स क्या हैं तो यूँ नहीं जाएगा तो उसको बार बार होगा वो तो। जी बिल्कुल। और आप मोस्टली आउट ऑफ सिटी जा रहे होते हैं तो वहाँ पे आपको कोई इवन अटेस्ट भी नहीं करके दे रहा होता। सही बात है। वो कहते हैं यहाँ से चले जाओ, वहाँ से वो वहाँ से चले जाओ, बच्चा घूमता ही रहता है बेचारा। जी बिल्कुल। तो ये तो माशाल्लाह बड़े जबरदस्त है। जी। एंड लास्ट टाइम हमने ये भी किया था कि जो जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन हो रहा था देन उन स्टूडेंट को रिलेटिव कॉलेजेस के ग्रुप्स बना दिए थे एंड देन उन स्टूडेंट्स को ऐड वहाँ पे करके ताकि उनको रिस्पेक्टिव कॉलेज की जो एमबीबीएस उनका जर्नी है उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सके। उसने उस कॉलेज के अंदर किस किस चीज़ को मद्देनजर रखना है, क्योंकि हर कॉलेज के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होती हैं, कुछ प्रोफेसर्स के अकॉर्डिंग आपको किस तरह प्रिपेयर करना है अपने आप को, वो भी हमने प्रोवाइड की उनको गाइडेंस। एंड उन ग्रुप्स को जो डील हैंडल करने वाले थे उन्हीं कॉलेज के उनके सीनियर स्टूडेंट्स थे। अच्छा जी सही। अच्छा ठीक है, आपने व्हाट्सएप के ग्रुप्स बना दिए और वो पोस्ट एडमिशन आप उनको उस टाइम पे भी गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर उसके बाद फर्दर आगे क्या कि करियर में मैं इस तरफ जाऊँ इस तरफ जाऊँ, ये भी आप लोग हेल्प आउट कर रहे होते हैं? यस डेफिनेटली। जब प्रेप टाइटन्स के थ्रू काफ़ी ज़्यादा बच्चे एमडी कैट में जा रहे थे तो उसके अंदर एक बहुत देखें जो फॉर एग्जांपल एक 100 बच्चों ने एमडी कैट अटैम्प्ट किया, उनमें से हो सकता है 10 का एडमिशन हो गया और 90 पीछे रह गए। अब वो 90 हमारी तरफ देख रहे हैं कि व्हाट एल्स, लाइक अब हमने क्या करना है। करियर कोर्स से पहले ये चीज़ थी कि गैप ईयर लेगा वो बच्चा, उसके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। नहीं हुआ दोबारा रिपीट, नहीं हुआ दोबारा रिपीट। मैं ऐसे बच्चों को जानता हूँ 6-6 साल 7-7 साल 8-8 साल जाया कर चुके हैं, मल्टीपल स्टूडेंट एमडी कैट के पीछे। तो जब ये पूरा गैप हमने देखा तो इसके थ्रू मुझे एक आइडिया आया। बेसिकली तो आइडिया सारा मेरा था, लेकिन उसके अंदर हमारी टीम का बहुत बड़ा रोल है। लाइक आतिफ का, इजाबेल का, अली मुनीर का, ये सारे हमारी टीम के लाइक यू कैन से को फाउंडर्स हैं कि इन सब के ने बहुत ज़्यादा हेल्प की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, कॉन्टैक्ट्स में हेल्प की। इसके काफ़ी कॉन्टैक्ट्स थे। अच्छा अब देखें अली, ये तो आपने कहा ना कि एडमिशन हो गया है, हमने डॉक्यूमेंटेशन भी करा दी जी, हमने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ज्वाइन करवा दिया। अब आगे वो बच्चा अपनी तालीम हासिल करेगा और इंशाल्लाह आपको दुआएं देगा, शायद ना भी दे, नेकी कर दरिया में डाल वाला हिसाब भी होता है। सो अब मुझे ये बताया हुज़ैफा कि नहीं हो रहा भाई मेरा, मैं देती रहूँ एमडी कैट बार 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 बार, मतलब ये क्या हिसाब है? जुलाई 2025 में हमने एक इनिशिएटिव लिया करियर कोड के नाम से। अच्छा, यानी पहले आपका एमडी कैट में था ये सारा, वो क्या उसका क्या है नाम? प्रेप टाइटन्स। अच्छा पहले आपका प्रेप टाइटन्स, वो कब स्टार्ट किया था? मार्च 2024 में आपने प्रेप टाइटन स्टार्ट किया, व्हिच वाज ओनली रिलेटेड टू एमडी कैट। यस ठीक है। और उसके बाद फिर आपको ख्याल आया जुलाई 2025 में, एंड दैट वाज योर आइडिया? यस ओके। एज अ टीम मेंबर मेरा आइडिया था, मैंने हमारे फाउंडर्स के साथ प्रेजेंट किया कि ये मेरे दिमाग में आइडिया। उनका एक ग्रेटफुलनेस है कि उन्होंने हमें अलाउ किया कि आप रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, गिव इट अ शॉट। हमने शॉट खेला एंड हमें 5 महीनों में 10,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन रिसीव हुई। लाइक 5 मंथ्स में 10,000 से ज़्यादा बच्चे ऐसे थे जो कि सालों से बैठे हुए थे। तो वहाँ से यू कैन से इट वाज अ ब्रेक थ्रू फॉर अस कि यस वी हैव फिगर्ड इट आउट, और हमें पता चल गया कि यस हमने एक रियल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, अब इसका हमने सोल्यूशन निकालना है। सही। तो जुलाई 2025 में हमने एक प्लेटफॉर्म की बुनियाद रखी फ्रॉम जीरो, ऑब्वियसली करियर कोड के नाम से। सही है। आज तक उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जुलाई 2025 से आज मई 2026 तक 6,000 से ज़्यादा बच्चों के एडमिशन्स हो चुके हैं माशाल्लाह। और ये सारे वो बच्चे हैं जो कि 4 साल पहले ज़ाया कर चुके हैं, 5 साल ज़ाया कर चुके हैं। यानी मेडिकल के अलावा जगहों पे एडमिशन्स हो चुके हैं? या एग्जैक्टली, मेडिकल वाले अलग हैं और ये सारे वो हैं जो कि जिनका किसी भी वजह से वहाँ नहीं हो सका, तो ताकि वो साल ज़ाया ना करें उनको अल्टरनेटिव पाथवेज दिए। क्या दिए पाथवेज आपने उनको? अच्छी बात ये थी कि मेरे बैकग्राउंड की वजह से मेरे पास प्रिविलेज थी कि मेरे पास कॉन्टैक्ट्स थे।
तो हमने उन्हीं कॉन्टैक्ट्स को यूज़ किया, उनका भी थैंक यू कि वो ना भी कर सकते थे लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया। एंड हमने स्टार्ट आर्ट फील्ड से किया था। उनमें LLB, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो लैब रिलेटेड काम होता है, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी कह लें, ठीक है। इसके अलावा हमने जो हमारा में उसमें से एक CA भी था, CA एंड ACCA, बाद में हमने CMA को भी इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन बेसिकली CA एंड ACCA। उसके अलावा एक मेडिकल फील्ड में आप भी MBBS का जिक्र कर रही हैं। बच्चे जानते ही नहीं कि MBBS के अलावा 30+ फील्ड्स और हैं जो कि MBBS में मौजूद हैं, जो मेडिकल में मौजूद हैं, लेकिन उनकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल BSN, फॉर एग्जाम्पल क्लिनिकल साइकोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल पैथोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल बायोटेक्नोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, फॉर एग्जाम्पल BSN, फॉर एग्जाम्पल मिडवाइफरी। इसके अलावा भी एक काउंटलेस लिस्ट है, लाइक यू नेम द फील्ड, डी फार्मेसी, वो ये सारे इमर्जिंग कर देते हैं। इसके अलावा आपके पास ट्रेडिशनल पाथवेज, डी फार्मेसी, इनमें भी स्कोप है, डेफिनेटली स्कोप है। मैं आपको एक शॉकिंग फैक्ट बताता हूँ। अभी मैंने पहले जिक्र किया MBBS के बाद बाहर जाने के लिए कितने पैसे चाहिए? 50 लाख, 5 मिलियन आपने बोले। हाँ, 50 लाख प्लस। हाँ। नर्सिंग के बाद बाहर जाने के लिए यू ओनली नीड 3 to 4 लाख रुपीस। एंड आपकी स्टार्टिंग सैलरी 7.5 लाख प्लस होती है वहां पर। कहाँ? ये कौन से मुल्क की बात बता रहे हैं आप? ये गल्फ की। कहाँ? मैंने क्यों CA कर लिया, मैं ये सोच रही हूँ। मतलब मजाक कर रही हूँ, आई नो, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। पता ही नहीं लोगों को, पता ही ये नहीं भी है। होता है। लेकिन देखिए बात ये ना उज़ैफा, नर्सिंग को इतना पसंद नहीं किया जाता, दे लुक डाउन अपॉन नर्सिंग, तो वो एक फैक्टर है। लेकिन अगर आप इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं और मेडिकल ही प्रोफेशन में आप अपना नाम बनाना चाहते हैं या आप काम करना चाहते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड प्रोफेशन। मैं तो कहती हूँ आजकल ये फिजियोथेरेपिस्ट इतना चार्ज करते हैं भाई, डॉक्टर जितना फिजियोथेरेपिस्ट चार्ज कर रहे होते हैं घंटे के। एग्जैक्टली। एंड ये बैकबोन है एक प्रोफेशन की। एक डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स ही नहीं है, वो कैसे डायग्नोसिस करेगा? डायग्नोस किसने करना है? पैथोलॉजिस्ट ने। आप हम मेंटल हेल्थ इश्यूज की बात करते हैं, आपको साइकाइट्रिस्ट मेडिसिन तो दे सकता है, वो आपके मसले नहीं सॉल्व कर सकता। True that. मसला कौन सॉल्व करेगा? साइकोलॉजिस्ट। बिल्कुल। डॉक्टर मेडिसिन लिख के दे जाएगा, पेशेंट की केयर कौन करेगा? मैं तो आज अगर मैं जिंदा हूँ, अल्लाह का तो करम है ही है, माँ बाप की दुआएं तो है ही हैं, मैं अगर आज जिंदा हूँ तो मैं अपनी थेरेपिस्ट की वजह से। मुझे तो ये मानने में कोई आर नहीं है, मैं तो पूरी दुनिया को बताती हूँ कि आई टेक थेरेपी वेरी रेगुलरली। और मैं हर बच्चे को, अम्मी मेरी अक्सर मजाक उड़ाती है कि हाँ बस सबको थेरेपी पे लगा दो, जो तुमसे कोई बात करता है। मैंने कहा बिकॉज दे आर ट्रेन प्रोफेशनल्स एंड दे नो हाउ टू हैंडल आवर इशूज़। हमें क्या पता कि अपने मसलों को किस तरह से हैंडल करना है, वो ट्रेंड है, उसने कुछ आवर्स। और वही सारी बात अगर कोई और कहे, अम्मी कहती है मैं भी तो वही बात कहती हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हारी थेरेपिस्ट कह देती है तो तुम्हें समझ आ जाती है। वो ट्रेंड है ना इस काम को करने के लिए, क्रेडिबिलिटी है। नहीं, और उसके अलावा देखें, जैसे छोटा बच्चा है, मेरी बेटी है, अब वो वही खाना अपने स्कूल में खा लेगी, वही खाना मैं उसको घर पे खिला रही हूँ, नखरे कर रही है। दोज पीपल आर ट्रेन टू डू दैट, सो यू नो देयर इज अ थिंग। अच्छा, सो आप यहाँ पे मल्टीपल फील्ड्स, आप इंजीनियरिंग में नहीं हेल्प आउट कर रहे इसके अंदर? करियर कोड में हमारे पास इंजीनियरिंग में नहीं था। अच्छा, कोई भी नहीं था। तो मेरा स्टार्टिंग से करियर कोड में, बिकॉज आई वाज लीडिंग, आई वाज मैनेजिंग एंड टिल डेट आई एम मैनेजिंग इट ऑल, थैंक्स टू तैयब भाई। लेकिन इंजीनियरिंग में मेरा स्टार्ट से ये क्राइटेरिया था कि वो फील्ड हमने डिस्कस नहीं करनी जिसके बारे में हमें नहीं पता। लाइक ना गाइड करना इज बेटर देन कि हम गलत गाइड कर दें। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला ने करम किया, अब हमारे पास पाकिस्तान की जो रोड्स हाईवेज में स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं, हमारे पास नेस्कॉम के गवर्नमेंट ग्रेजुएट्स, गवर्नमेंट इंजीनियर्स टीम में मौजूद है माशाल्लाह, जो कि मलेशिया, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, इसके अलावा हंगरी, इटली, इन सारी जगहों पे जॉब्स करके आए हुए हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में कौन सी फील्ड की इंजीनियरिंग में कितनी डिमांड है। तो इस वक्त हमारे पास स्टार्ट में इंजीनियरिंग का कोई नहीं था, इस वक्त हमारे पास सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड इंजीनियरिंग के ही हैं माशाल्लाह। तो कितने करियर कोड में अली हमारे पास कितने आपके पास ट्रेन्ड मेंटर्स मौजूद हैं? ऑलमोस्ट 42 हैं। 42? वी स्टार्टेड विद 8 एंड नाउ देयर आर 42। और प्रेप टाइटंस में कितने हैं? उसमें 8 हैं। 8 हैं। सो माशाल्लाह, ये आप 50 लोग हैं जो कि मेंटर्स हैं, जो कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और फिर 2 प्लेटफॉर्म्स हैं जिसपे हाँ, 2 है ना, एंड वी हैव अदर 2 एल्स। अच्छा, बताएं आप उन प्लेटफॉर्म्स के बारे में मुझे बताएं, यानी करियर कोड हो गया, प्रेप टाइटंस हो गया, और क्या है? एक है स्टडी अब्रॉड। जी, उसमें हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स के बारे में स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म कर रहे होते हैं। अच्छा, एंड ये मेन चीज़ है, हमारे यहाँ मल्टीपल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स आती हैं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप एंड इवन विद। अली, प्रेप टाइटंस में कितने मेंटर्स हैं जो कि स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं? मैम, प्रेप टाइटंस में ऑलमोस्ट 8 हैं। अच्छा, और ये जो है आपका करियर कोड, उसमें कितने? उसमें 42। सो यानी आपके कुल मिला के माशाल्लाह 50 मेंटर्स हैं जो कि लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आपने 50 प्रोफेशनल्स को इकट्ठा किया है जो कि अपने बिजी टाइम में से टाइम निकालते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करते हैं लोगों जी। की। ये जस्ट 2 प्लेटफॉर्म्स पे हैं, बाकी जो 2
अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कुछ और मेंटर्स हैं और जो अच्छा जी सो वो क्या हैं 2 प्लेटफॉर्म्स एक के बारे स्टडी में? अब्रॉड जिसे हम टाइटन अब्रॉड भी कह रहे होते हैं, उसमें हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप जो होती हैं पाकिस्तान में फुली फंडेड स्कॉलरशिप विद स्टाइपेंड, अच्छा दे आर मल्टीपल इन नंबर बट हमें आइडिया नहीं होता उनका। वो फुली फंड हमें इवन हमारे ट्रैवल चार्जेस, हमारे उधर रेंटल चार्जेस, ईच एंड एवरीथिंग कवर कर रहे होते हैं, हमें स्टाइपेंड भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बट हमें उनका आइडिया नहीं होता, हम अच्छा। अप्लाई ही नहीं करते। और वो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनके मार्क्स भी बहुत कम होते हैं, बट वो उनमें अप्लाई करते रहते हैं, वो उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं। अच्छा एंड वी हैव प्रॉपर टीम जो स्कॉलरशिप अचीवर हैं वो। तो आप मुझे बताएं, तो आप लोग वो डॉक्यूमेंटेशन वगैरह में भी हेल्प करते हैं कि कहाँ पे अप्लाई करना है, किस टाइम पे करना है, आपका अपडेट्स आ रही हैं, कैसे जाएंगे बाहर, फिर वहाँ पे बच्चों को सेट भी कराना होता होगा? यस, क्योंकि जो इंटरनेशनल अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान का इशू है कि हमारे ग्रीन पासपोर्ट की वजह से हमें थोड़ा सा दुनिया में नीचे रखा जाता है। आजकल तो नहीं वैसे, आजकल तो ऐसे हम लेके फिरते हैं ग्रीन पासपोर्ट। लेकिन एक ये फैक्ट है, समझ रही हूँ, मैं समझ रही हूँ। ये एक फैक्ट है कि एजुकेशन में हमारा उस तरह से कोई दुनिया में मुकाम नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो जो हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी अटेस्टेशन चाहिए, सही है। ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी ने डिग्री इशू कर दी है, अब गुड थिंग इज के ICAP की डिग्री पूरी दुनिया में चलती है, सही है। लेकिन जो आपके बाकी इदारे हैं उनकी कोई डिग्री कोई नहीं मानता। आपको पहले उनकी इंटरनेशनल एम्बेसी से अटेस्ट करवानी पड़ेगी, फिर आपको अपने इदारों से अटेस्ट करवानी पड़ेगी, और फिर डॉक्यूमेंट्स उधर जाएंगे और वो फिर वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो ये भी इशू है कि डॉक्यूमेंट्स जाली बन जाते ट्रू हैं। दैट, बिल्कुल। तो ये सारा लंबा प्रोसेस है, तो ये आप करवाते हैं, हेल्प यस करते हैं? करवाते हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इंटरनेशनल जाने के लिए स्कैम्स, हाँ, मतलब वो एजेंट्स आपसे 15-15 लाख रुपए ले लेंगे और होगा आपका कुछ भी नहीं, और आखिर में बहाना क्या सिलेक्ट नहीं हुए थे। सही बात है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर टीम है जो बाहर बैठे हुए हैं। वी हैव पीपल इन जापान, वी हैव पीपल इन इटली, हंगरी, इसके अलावा वी हैव पीपल इन ये जो कजाकिस्तान एंड ताजिकिस्तान वाला एरिया, आल्सो वी हैव सम पीपल इन रशिया एंड चाइना। तो वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो बाहर से हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि यस इस वक्त ये डॉक्यूमेंट चाहिए, इस वक्त ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो हम अपने प्लेटफॉर्म के थ्रू स्प्रेड कर देते हैं। तो बेटे क्या है चौथा वाला, कौन सा है? आप कह रहे हो हमारे 4 प्लेटफॉर्म्स हैं। जी, फोर्थ वन इज रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ इश्यूज। अब आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में रिसेंट डेज में जो हमारी यूथ है, मेनली जो हम स्टूडेंट्स हैं, उनमें मेंटल हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा आ गए हैं। ओह यस। स्टडी प्रेशर की वजह से आपने मल्टीपल सुसाइडल थॉट्स देखे होंगे, मेडिकल स्टूडेंट्स में आपने देखी होंगी, रिसेंटली बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड हुए। अरे आज मैंने वो देखी, एक पिक्चर थी उस पे इंस्टा पे कि इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो सीलिंग फैंस होते हैं उनके ऊपर जंगले लगा दिए हैं जी, कि वो सीलिंग फैन से लटक ना सके कोई। Exactly. मेरा तो दिल डर गया देख करके, मतलब ये क्या हो रहा है? जी, स्टडी प्रेशर की वजह से ना स्टूडेंट्स में बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, बट हम स्टूडेंट्स कम्युनिटी में मेजरली ये इशू आता है कि हम एक तो अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरा हमें कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती है, एंड हमें इसका बात का नॉलेज ही नहीं होता कि हम मेंटल इश्यूज के अंदर जा रहे हैं और हम इसको फेस कर रहे हैं, हम एंग्जाइटी स्ट्रेस इन चीज़ों को फेस कर रहे हैं, बट हम उसे कॉमनली कह देते हैं कि भाई कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही हमें हेडेक हो रहा है, ये जो भी है। तो एक डाउ यूनिवर्सिटी की रिसर्च है, डाउ यूनिवर्सिटी कराची की रिसर्च है, उसके अकॉर्डिंग 35.6% जो स्टूडेंट्स हैं मेडिकल कॉलेजेस के अंदर, उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स पाई जाती हैं, अल्लाह अकबर। बट इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। हमारे जो सेक्टर्स हैं उनमें भी इनका कोई प्रॉपरली काउंसलिंग नहीं की जाती, एंड कहीं भी आपको कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं प्रोवाइड की जाती। इन केस अगर आपको कोई बड़ी सिटीज़ में, अब जो छोटे सिटीज़ हैं उनमें तो कोई आपको मेंटल हेल्थ की इश्यूज़ के रिगार्डिंग कोई एक्सपर्ट या प्रोफेशनल बंदा नहीं मिलेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ प्रोफेशनल हेल्थ एक्सपर्ट। हम मोटिवेशनल स्पीकर्स को अपनी टीम में ऐड नहीं कर रहे, हम उन हेल्थ प्रोफेशनल्स को ऐड कर रहे हैं जो प्रॉपरली हेल्थ के इश्यूज को जानते हैं, उनको वो डील कर रहे हैं। हमारे पास किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ से, एंड देन इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, वहाँ से मेंटर्स हैं जो प्रॉपरली क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड साइकेट्रिस्ट की फील्ड के अंदर हैं। देन हमने एक रिसेंटली कोलैब किया है किम साइक के अंदर। अच्छा, वो एक किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज के अंदर एक सोसाइटी है जो मेंटल हेल्थ इश्यूज पे बहुत ज़्यादा काम कर रही थी। अच्छा। उनके साथ हमने कोलैब करके जो स्टूडेंट्स के अंदर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं उनको सॉर्ट आउट करने की ट्राई कर रहे हैं। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग उस बच्चे की 1-to-1 थेरेपी कराते हो या सेशंस होते हैं जनरल जिसके अंदर बताया जाता है? ओके, तो ये माइंड कोड का आइडिया भी मेरा ही था, मतलब सारे उल्टे सीधे आइडियाज मैं ही लेके आता हूँ। तो माइंड कोड में एक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड साइकोलॉजी का था, मैं एक रिसर्च टीम का पार्ट था, तो मेरा ये था कि मोटिवेशनल स्पीकर ना आए, वो बंदा ना आए जो कि आपको 4 नारे मार के रात सारा दिन तो मोटिवेट रखे, रात को आप बैठे हुए हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ। समझ रही हूँ, समझ ठीक रही है, हूँ। तो वो लोग आए जो कि वाकई में इन चीज़ों को जानते हैं और एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट लेके चल सके, ना कि 4 महीनों में हमारा प्रोजेक्ट एंड हो गया। उसके लिए अभी हम
दिस प्रोजेक्ट ऑफ आर्स इज इन अ स्टार्टिंग फेज, अभी इसको 1.5 महीना भी नहीं हुआ। अच्छा। अब इस वक्त हमारे पास 3 यूनिवर्सिटीज से लाइक कोलैबोरेटर्स मौजूद है, उनमें किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि मेयो हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड है, उनकी एक प्रॉपर ऑफिशियल सोसाइटी हमारे साथ काम कर रही है। उसके अलावा ये इस्लामाबाद से एक यूनिवर्सिटी है, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी, उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। एंड गोल यही है, गोल हमारा लॉन्ग टर्म गोल यही है कि 1 to 1 इसको लेके जाना है। लेकिन अभी क्योंकि प्रोजेक्ट स्टार्टिंग में हम चीज़ों को सडनली एक्सपेंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी इशू होता है जिम्मेदारी हम पे है। तो करते क्या है फिर? अभी के लिए हम ये प्रोजेक्ट इस तरह से लेके चलते हैं कि डेली हम बच्चों से फीडबैक लेते हैं, एक फॉर्म शेयर होता है, उसमें बच्चे अपने लाइक सारा शेयर करते हैं। वो फॉर्म कम्प्लीटली कॉन्फिडेंशियल रहता है, सिर्फ मेरे पास एक्सेस होती है या कुछ साइकोलॉजिस्ट के पास। सही है, ठीक है। उसके अंदर हम इशू आइडेंटिफाई करते हैं कि ज़्यादा इशू क्या आ रहा है, उसके ऊपर फिर हम एक हर वीक में 5 दिन होता है। ओके, सही। क्योंकि मेंटल हेल्थ इश्यूज ऐसे हैं कि जो बंदा गाइड कर रहा है ना उसको भी ब्रेक चाहिए। ओ यस। तो सैटरडे संडे हमने उसके लिए ऑफ रखा हुआ है। बाकी वीक के 5 दिन में डेली 5 टॉपिक डिस्कस होते हैं, हर रोज हर रोज पूरे वीक में 5 टॉपिक डिस्कस होते हैं। तो इसमें क्या आप हमारे मनाबी बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स को भी ऐड कर सकते हैं अपने इस? ऑब्वियसली आपकी एकेडमी से मल्टीपल स्टूडेंट्स हैं जो कि ऑलरेडी उसका पार्ट हैं। अच्छा। Yes. भाई इतना तुम लोगों को क्या टेंशन दे रहे हैं हम लोग। मजाक कर रही हूँ। नहीं ये अच्छा, मनाबी से ऑलरेडी स्टूडेंट्स उसका पार्ट है। स्टूडेंट्स हैं जो कि अच्छा आपकी एकेडमी से हमारा पार्ट हैं ऑलरेडी। अच्छा, सो हम अपने और स्टूडेंट्स को भी बताएंगे Yes, ताकि वो भी इसको ज़रूर ज्वाइन करें। और मैं ये सोच रही हूँ कि मैं इस बारे में कुछ ऐसे साइकोलॉजिस्ट हैं, कुछ ऐसे थेरेपिस्ट हैं जिनसे मेरा रिलेशनशिप है, उनको भी मैं रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि वो आपकी टीम का हिस्सा बने और प्रो बोनो बेसिस के ऊपर स्टूडेंट्स को हेल्प आउट करें। आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड आइडिया। सो मुझे ये बताएं कि आप लोग इसकी, जैसे बाकी तो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं राइट, तो जो सेशंस होते हैं उनकी क्या रिकॉर्डिंग्स होती हैं? ये जिस तरह आपने ये मेंटल हेल्थ की बात की, या फिर चलो जो आप बाहर भेजने वाले हो उसमें तो चलो डॉक्यूमेंट्स आप बता रहे होते हैं रोजाना और वॉइस नोट्स के जरिए भी और टाइप्ड मैसेजेस के जरिए भी, बाकी तो काम आपका व्हाट्सएप पे चलता है राइट? Yes. लेकिन 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनमें आपका खर्चा होता होगा। एक ये जो मेंटल हेल्थ की वीडियो बन रही है नंबर 1, और नंबर 2 वो जो LMS आपने बताया शुरू में कि आप उसके ऊपर जो है वो टेस्ट ले रहे हो, तो ये खर्चा कैसे मीट कर रहे हो आप लोग? अल्लाह ताला ने करम किया, हमारे पास सारे लोग हुए हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। जैसे ये AI का एक्सपर्ट है। हाँ। इवन हमारी वेबसाइट डिजाइनिंग में थी एंड हमने ऑब्वियसली प्रोफेशनल्स को रीच आउट किया। दे आस्क लाइक 1,70,000 हम देंगे एंड हम आपको वेबसाइट दे देंगे। हमारे पास अपनी टीम में एक्सपर्ट थे, हमने कहा बनाओ। अब हमारी वेबसाइट की डोमेन आ चुकी है, बाकी अभी वो प्रोसेस में है। एंड हमने ये नहीं है कि किसी से हम फंड रेजिंग कर रहे हो। हाँ। हमने आज तक अपने चैनल पे एक बंदा ऐसा कह दे कि हमने उससे किसी से फंड रेज किया हो। हाँ, नो डाउट कि हम कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं, समटाइम कुछ ऐसा केस आ जाता है वो बहुत क्रिटिकल होता है। हाँ, तो कि उसके लिए ये नहीं कि हम चैनल में रेज करें। हाँ। हम जो टीम मेंबर्स हैं उनमें से मोस्टली हम ट्राई करते हैं तो हम सारे स्टूडेंट्स हम ट्राई करते हैं कि कुछ ना कुछ हम हेल्प आउट करके उसकी फी या जो भी उसके चार्जेस हैं हम उसको पे आउट कर सकें। सही। लेकिन वैसे आप लोग नहीं फंड रेजिंग नहीं कर रहे? नेवर एवर। माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को इसी तरह हमें कुछ हिम्मत दे। स्पॉन्सर्स ने भी रीच आउट किया था। अच्छा। कि हम आपको स्पॉन्सर करते हैं एंड आप उसके बदले में हमसे हमारे साथ कुछ कोलैब करें और हमें कुछ कंटेंट अपना सेल करने भी दें। तो वो रिफ्यूज कि हम इसको NGO बेस्ड ही लेके चलेंगे एंड हम इसको पेड प्लेटफॉर्म या इस तरह में कोई भी लेके जाने के चांसेस नहीं है। माशाल्लाह बेटे, अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अजर दें। मुझे तो ऑनेस्टली स्पीकिंग देखकर आप लोगों को इतना फ़ख्र महसूस हो रहा है और शर्म भी आ रही है कि हम लोगों को आपकी एज में ऐसा कोई सेंस नहीं था। हमने अब आके, आई वॉज 31 years old when I founded मनाबी अलॉन्ग विद उमैर एंड जहांगीर। और मनाबी को भी हमने ज़्यादातर जो है ना वो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे मैनेजर्स अक्सर बहुत गुस्सा करते हैं कि आप लोग इसको नॉट फॉर प्रॉफिट के तौर पे रजिस्टर क्यों नहीं करा लेते। हर बच्चे को तो आप लोगों ने जो है ना वो यही होता है। हमारे यहाँ माशाल्लाह जो भी सिंगल मदर के बच्चे हैं, या तो वो वालिद साहब फौत हो चुके हैं या फिर वालिद साहब ने डिवोर्स दी हुई है मदर को, तो ऐसे बच्चे का हमारा 50% स्ट्रेट ऑफ है और वो ज़िंदगी भर के लिए माशाल्लाह। अच्छा हाँ, जान पहचान के बच्चों को डिस्काउंट नहीं देते। अब ये आएगा एडमिशन लेने के लिए तो इसको मैं कहूँगी भाई पूरी फीस देगा तू, बल्कि तू 1000 रुपये ऊपर ही दे, ठीक है। जो हमारे ये नहीं कि कोई लाडला है तो उसको दे दिया, नहीं, हम उस बच्चे को डिस्काउंट देते हैं जो कि डिजर्विंग है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह कोई हाफिज़ कुरान है बच्चा तो उसको हम स्ट्रेट 25% ऑफ देंगे मनाबी में। इसी तरह कोई टीचर्स का बच्चा है तो उस बच्चे को भी हम स्ट्रेट 25% ऑफ देंगे मनाबी में। अच्छा, मनाबी इस्लामाबाद में भी, मनाबी सियालकोट में भी, दोनों। और अच्छा, अगर ऐसा है कि कोई बच्चा है जो कि कोई फिजिकल हेल्थ, जैसे हमारा एक बच्चा है माशाल्लाह, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे और हिम्मत दे, वो फिजिकल बहुत ज़्यादा हेल्थ के मसाइल का शिकार है कि वो चलने में भी उसका मसला है और उसकी मल्टीपल सर्जरीज एंड ऑल दैट, उस बच्चे को तो हमने 100% ऑफ दिया हुआ है।
ऐसा एक ही है बच्चा जिसको हमने 100% ऑफ दिया हुआ है, एक इस्लामाबाद में, एक सियालकोट में है। सो मनावी को भी अल्लाह के करम से हम कोशिश यही कर रहे हैं कि बस हमारे एक्सपेंसेस निकलते रहें। हमारी तनख्वाहें 27-28 तारीख को अल्लाह के करम से चली जाती हैं, बाद में मेरे और उमैर के लिए कुछ बचता है तो हम अपनी कोई सैलरी ले लेते हैं, थोड़ी बहुत ही नहीं बचता तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और घर पे जाके रोटी खा लेते हैं और कहते हैं बस ठीक है, इससे हमने नस्लें नहीं चलानी, इससे हमने कमाइयाँ नहीं करनी, बस जो मोहब्बत, जो प्यार और जो इज़्ज़त अल्लाह ताला के करम से मिली हुई है, मैं कहती हूँ कि बस वो है। आज तुम ट्रैवल करके हमारी खातिर, मुझसे मिलने की खातिर मेरे एक इनविटेशन पे आ गए हो तुम लाहौर से, और तबीयत भी इतनी ख़राब हुई है, तो मैं समझती हूँ कि यही कामयाबी है जो अल्लाह ताला ने दी है। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ देंगे। अच्छा अली, हमने आपके प्लेटफॉर्म के बारे में तो बात की, एक तो मुझे ये भी बता दें कि प्लेटफॉर्म ज्वाइन करने के क्या तरीके हैं। हम जो हमारा, जो भी बच्चे इसको देख रहे हैं, जो भी हमारा ये इसका नीचे डिस्क्रिप्शन होगी उसके अंदर हम व्हाट्सएप ग्रुप्स के लिंक्स भी लगा देंगे, और उसके अलावा यूट्यूब चैनल्स भी हैं आप लोगों के, हमारा यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम अकाउंट्स, ठीक है। तो जितनी भी इनकी सोशल मीडिया की डिटेल्स है ना, वो इंशाल्लाह आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अच्छा अली, एआई कर रहे थे नस से और कर रहे थे आप स्कॉलरशिप पे, जी मैम, ठीक है, और अब आप कह रहे हैं मैं डॉक्टर बन रहा हूँ, ये क्या चक्कर है? वो 2024 में मैं सेकंड अटेम्प्ट दे रहा था एमडी कैट की। अच्छा, तो मैं एमडी कैट में ऑनेस्टली इंटरेस्टेड नहीं था, फैमिली प्रेशर की वजह से मैं उसे परस्यू करने की कोशिश कर रहा था। सही है। एंड देन मैंने ये सोचा कि देखिए अगर मेरा इन केस इस साल एडमिशन नहीं होता तो मेरे पास कोई अल्टरनेटिव तो है नहीं, बिकॉज जो हमारा एमडी कैट का टेन्योर होता है उसका और जो यूनिवर्सिटी के एडमिशन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम टेन्योर पे हो रहे होते हैं। अच्छा, इन केस अगर आप एमडी कैट के पीछे लगे रहते हैं और अपना एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में सिक्योर नहीं कर पाते तो आपको आफ्टर एमडी कैट भी बहुत से इश्यूज आ रहे होते हैं। तो मैंने इस सोच की बेस पे एज अ सेकंड ऑप्शन मैंने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया, कॉमसेट्स, मैंने पीयू में अप्लाई किया, कॉमसेट, यूसेट, और मेरा हर टेस्ट कंडक्ट ईजिली क्वालिफाई हो गया था मेरा। एंड नस्ट का टेस्ट जो एक बहुत ही टफ कंसिडर किया जाता है, एंड नस्ट में फ्यू स्टूडेंट्स होते हैं, जो नस्ट का 6 डिपार्टमेंट्स है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट है, उसके एक्सेप्टेंस रेशियो है इज 1%। तो मैंने एक ही टेस्ट दिया और मेरा उसकी बेस पे हो गया एडमिशन, माशाल्लाह। तो माशाल्लाह। मेरे जो बाबा थे उनका यही ड्रीम था कि मैं MBBS करूँ, एंड जो मेरी मामा थी वो कह रही थी कि नहीं आप EI को कंटिन्यू करें। तो मैंने, मेरा लास्ट टाइम मेरा एग्रीगेट नहीं बना, 0.2 से रह गया था मेरा एग्रीगेट। तो अच्छा, हम CA वाले हैं ना, हमें ये बातें ना समझ आती हैं और ना हमें पसंद आती हैं। हम तो 60% पे एडमिशन हो जाता तो ये मुझे बड़ा गुस्सा आता है इसके ऊपर। जी, तो फिर मैंने नस्ट को कंटिन्यू किया, मैंने उसमें 3 सेमेस्टर किए, एंड वो करने के बाद बट जो मेरे बाबा थे उनका स्टिल वही एक ड्रीम होता है, उन्होंने मेरे ऊपर अपना टाइम इन्वेस्ट किया, मनी इन्वेस्ट किया, उनके एक ड्रीम है तो उसको पूरा करने के लिए मैंने इस साल उनको बताया बगैर अप्लाई कर दिया। एंड उनके लिए एक सरप्राइज था जब मैंने उनको इन्फॉर्म किया कि मेरा MBBS में एडमिशन हो गया। अच्छा। अब मैंने नस्ट को छोड़ दिया, वो नो डाउट, बट AI को स्टिल कंटिन्यू कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि AI की कितनी मार्केट, जॉब मार्केट है, AI की कितनी फ्यूचर में इसकी यूज़ है। सही, ज़बरदस्त। तो मुझे ये बताएं अली कि AI मुझे और हुज़ैफा को रिप्लेस कर देगा? नहीं, AI एक्चुअली ह्यूमन को रिप्लेसमेंट के लिए नहीं आया। ह्यूमन एंड स्पेसिफिकली अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट। जी बिल्कुल, AI तब रिप्लेस करता है, उस बंदे को रिप्लेस करता है जो AI को यूज़ नहीं कर रहा होता। अच्छा, जो टेक्नोलॉजी से अवेयर रहेंगे, व्हेन वी रेफरेन फ्रॉम AI एंड टेक्नोलॉजी, देन AI विल रिप्लेस अस कंप्लीटली। अच्छा, अदरवाइज उस बंदे को रिप्लेस नहीं करता जो AI को यूज़ कर रहा होता है। AI हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए आता है। अब एक बंदा वो है जो AI को यूज़ करके एक काम को 5 घंटे में कर रहा है, एंड उसके अल्टरनेटिव एक पर्सन है जो AI को नहीं यूज़ करता, बट वो सेम काम 12 से 15 घंटे में कर रहा है। अच्छा। तो जो एक कंपनी है वो किसको हायर करेगी? वो उसी को हायर करेगी जो उनको काम जल्दी करके देगा और जो थोड़ा उनसे इफेक्टिवली काम करके देगा। तो AI को हम यूज़ करना सीखना चाहिए। इसके लिए एक प्रॉपर टर्म है जिसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। जी, अच्छा। हमें मेजरली पता ही नहीं होता कि AI को यूज़ कैसे करना है। सही। हम कहते हैं, हम AI को ब्लेम कर रहे होते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग आवरसेल्फ कि हमने उसको प्रॉम्प्ट क्या दिया था। सीखा ही नहीं। हम उसको प्रॉम्प्ट देते हैं एक लाइन का। एक्चुअली वो AI मॉडल को हमने जो AI मॉडल्स होते हैं उनको ट्रेन इस बेस पे किया होता है कि आपको एक एग्जैक्ट प्रॉम्प्ट मिले तो आपने उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है। हम उसको डल प्रॉम्प्ट देते हैं, देन डल रेस्पॉन्स की बेस पे हम ये डिसाइड कर देते हैं कि भाई AI बहुत अभी हमारे लेवल की नहीं है, AI बहुत पीछे है, बट AI की जो ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है। अच्छा। हम उसको अभी तक एक्सप्लोर ही नहीं कर पा रहे सही तरह से। देन जो AI है वो उन चीज़ों को रिप्लेस ज़्यादा करेगा जो रेपिटेटिव टास्क होते हैं। मीन के एक काम है वो अगेन एंड अगेन हो रहा है, उसमें कोई जजमेंट नहीं आनी, जिसमें कोई ह्यूमन
वो नहीं आना कंट्रोल, या जिसमें ह्यूमन इम्पैक्ट नहीं आना, तो सही। इन चीज़ों को एआई रिप्लेस तो करेगा। इसका मतलब है इट इज सेफ टू से, जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ जी। कि वी विल नॉट बी, आज भी मैं सुबह टीवी पे गई हुई थी तो वहां पे भी यही बात कहकर आई हूँ कि वी विल नॉट बी रिप्लेस्ड बाय एआई, रादर वी विल बी रिप्लेस्ड बाय पीपल हु आर यूजिंग एआई जी एंड हु हैव एक्चुअली लर्नड जी टू यूज एआई। सो बेसिकली मीनियल जितने भी टास्क हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे जी। और जहाँ पे भी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, जैसे अगर हम बात करें ऑडिट में, सो जी आपने किस तरह से सैंपल लेना है, सैंपल का आपने साइज क्या रखना है, आपने जो है वो पॉपुलेशन को कैसे एनालाइज करना है, जो आपके सैंपल के नतीजे में रिजल्ट्स आ गए उन रिजल्ट्स को आपने ओवरऑल पॉपुलेशन पे अप्लाई कैसे करना है, रिस्क असेसमेंट कैसे करनी है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी, ये सारी जजमेंट बेस्ड है। 2+2=4 इसका जवाब नहीं है। मटीरियलिटी को डिटरमिन करना है तो वो आपने प्रॉपरली उसके ऊपर सारे के सारे फैक्टर्स को मद्देनजर रखना है कि फाइनेंशियल्स का यूजर कौन होगा, फिर उसके बाद जिसके हाथ में आएगी वो सोच क्या रहा होगा, उसके लिए क्या सूटेबल बेंचमार्क है। सो डेफिनेटली वो हमारे लिए खतरा। एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, हमारा ओवर यूज ऑफ एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू आस्क जी। कि देखिए समटाइम्स इट्स वेरी स्कैरी। जी मतलब पिछले दिनों ऐसा हुआ जी, कि उमैर ने जो मेरे पार्टनर है उमैर मनाबी में, उन्होंने वीडियो नहीं बनाई ना, वीडियो बनानी थी, सही है। अब मुझे गुस्सा आया हुआ था, मैंने कहा यार वीडियो नहीं बनाई, चला गया है ये वो। तो मैंने अपने लड़के को कहा कि बेटे अब क्या करें ना, कहता है मैम फिक्र नहीं करें। उसने एआई से उमैर की वीडियो बनाई है, मैंने वो वीडियो उमैर को भेजी है और उमैर ने मुझे कहा है कि मैम देखता रहे पहले, क्योंकि उस इंसान को जो कि वो है उसको नहीं पता चल रहा। वो एक सेकंड करके कहता है मैम ये एआई से बनाई है, ये मैं हूँ मैम, ये एआई से। ही गॉट कंफ्यूज्ड। यस, इट इज सो स्कैरी। Yes. मुझे तो बहुत डर लगता है इस बात से। क्या नुकसान आते हैं एआई के? फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी क्रिएटिविटी कम हो रही है, हम ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं। मैंने पहले भी बोला कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जब इसको ओवर यूज करना शुरू कर देंगे, जो आप चीज़ खुद सोच सकते हैं, आप अपने माइंड पर वो चीज़, माइंड में वो चीज़ कैलकुलेट करने पे या सोचने की बजाय जब आप एआई के लिए हर चीज़ को हम एआई के लिए दौड़ पड़ते हैं, तो उससे हमारी क्रिएटिविटी कम हो रही है। जैसे देखिए ब्रेन इज ऑल्सो अ मसल ना। यस। सो अब ये मेरा बाजू का मसल है, अब मैं अगर इसको स्ट्रेच नहीं करूंगी, मैं इसको घुमाऊंगी नहीं, काफी देर इसको ऐसे रखूंगी, तो ये तो काम करना छोड़ देगा जी। तो ब्रेन का भी तो यही है ना कि आप जब उसको इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो। जी बिल्कुल, जस्ट लाइक दैट। आपने कभी नोटिस किया हो कि जब हर एक टेक्नोलॉजी आती है ना, उसके फौरन ड्रॉबैक्स आना शुरू हो जाते हैं, और कुछ मिथ होते हैं, कुछ फैक्ट्स होते हैं। जब पेंसिल डिस्कवर की गई थी तब यही कहा गया था कि देखें ह्यूमन ब्रेन कम होना, क्रिएटिविटी एंड मेमोरी कम होना शुरू हो जाएगी, बिकॉज इंसान चीज़ों को लिख के याद करना शुरू कर देगा या लिख के रख देगा अपनी मेमोरीज को, तो वो उसको याद नहीं रहेंगी। देन कैलकुलेटर आया तो उन्होंने कहा कि मैथ कैलकुलेशन कम हो जाएगी। हाँ, नो डाउट कि जो छोटी क्लासेस के बच्चे थे वहाँ पे उसका इम्पैक्ट आया, बट जो हायर क्लास के बच्चे थे वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई, बट उसका एज सच इम्पैक्ट नहीं था। ट्रू दैट। देन अब कंप्यूटर आया, मोबाइल आया, फिर भी यही कहा गया कि इसके एडवर्स इफेक्ट हैं। नो डाउट एडवर्स इफेक्ट हैं, बट तब है जब आप उसका ओवर यूज करना शुरू कर देंगे। देन एआई का भी यही सीन है। हमें लगता है कि शायद एआई ये कर देगा, एक तो जॉब रिप्लेस कर देगा, देन हमारी क्रिएटिविटी को कम कर रहा है। अभी कम कर रहा है, बट हमें उसको लिमिट में रख के यूज़ करना चाहिए। ऐसा तो मोबाइल भी खतरनाक है, डेंजरस है, बिकॉज हम जब इसका ओवर यूज़ करेंगे तो इट्स डेंजरस फॉर। व्हाट डज इट मीन बाय ओवर यूज? मतलब आप एक तो ये कह रहे हैं कि मैं इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ या कोई भी, तो वो उसके लिए नुकसानदेह है, उसकी प्रोडक्टिविटी, उसकी अपनी क्रिएटिविटी ख़त्म हो रही है, बट कोई और मेरी तस्वीर इस्तेमाल कर रहा है, वो मिसयूज़ है। इसको कैसे रोका जा सकता है? नहीं, फिलहाल इस पर कुछ ज़्यादा नहीं है, बट इस पर होना स्टार्ट हो गया है आहिस्ता आहिस्ता से। देखिए, आपने जिमिनाई को यूज़ किया होगा। जिमिनाई को आप अपनी तस्वीर देंगे एडिट करने के लिए, उसके साथ जो मर्जी करेंगे वो कर लेगा, बट इन केस आप कुछ सेलिब्रिटीज़ की पिक्चर उसे देंगे तो वो नहीं करेगा, वो डिनाई कर देगा। उन्होंने हायर लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया है, उसको लोअर लेवल पे इम्प्लीमेंट नहीं किया। उसको यूनाइटेड नेशन या इस तरह के जो इदारे हैं वही इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एआई डेंजरस भी है, इसके डार्क इफेक्ट्स भी हैं। आपने देखा होगा कि जो एआई है वो हैकिंग में इन्वॉल्व हो रहे हैं। क्लाउड एंथ्रोपिक एआई है, उनका एक न्यू एजेंट है एआई का, वो हैकिंग के लिए है, वो प्रॉपरली हैक कर सकते हैं आपकी वेबसाइट्स। एंड जब से एआई आया है, एआई ने ब्लूम किया है। हाँ, एआई बहुत पहले से है, बट ये तो 2021-22 वाला टेन्योर है। उसमें हमने देखा होगा हर दूसरे दिन किसी का व्हाट्सएप हैक वो होता है, किसी का एफबी हैक हुई होती है, तो ये एआई का मिसयूज़ है।
ओवर यूज़ ये है कि आप अपने डेली टास्क जो हैं जो आप खुद कर सकते हैं और उन पे आपका टाइम भी नहीं लगता बहुत ज़्यादा, आप उनको एआई पे डालना शुरू कर दें। आप कोई चीज़ थिंकिंग करने के बजाय आपका कोई आइडिया है, फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट बनाना है, एंड देन आप अपना आइडिया अपने माइंड में डिस्कस करने के बजाय, अपने दोस्तों से डिस्कस करने के बजाय आप एआई से पूछना शुरू कर देते हैं कि मैंने प्रोजेक्ट बनाना है। वही तो बात है ना, एआई से पूछो, एआई से बनवाओ, ये ओवर डिपेंडेंस ऑफ एआई। बिल्कुल सही है। ये क्रिएटिविटी को कम कर। अच्छा, स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे एआई से रिलेटेड, कि हम क्या सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारी स्टडी में हेल्प करें? हम उनके नाम भी जो है वो प्रॉपर्ली लिख देंगे स्क्रीन पे। उसके अलावा जैसे, क्योंकि मेरी जो मोस्टली जो टारगेट ऑडियंस है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो ज़्यादातर सीए या आईसीसीए के होते हैं, ठीक है? सो आप उनको जनरली क्या एडवाइस देना चाहेंगे, कौन सा इस्तेमाल करें? और अकाउंटेंट्स के लिए भी क्या कोई ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि एआई में जो कि उनको मदद कर सकें अपने काम में? फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा वो नोटबुक एलन है। गूगल की तरफ से एक फ्री टूल है जिस पे आप देखें, अगर आप यूट्यूब लेक्चर ले रहे हैं, देन आपके पास कुछ पीडीएफ अवेलेबल हैं, कुछ स्लाइड्स अवेलेबल हैं, एंड जो भी आपके पास कंटेंट है, इवन आपके पास कुछ बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप उन सारों को अपलोड कर देंगे एज अ रिसोर्सेज। अच्छा। देन उन रिसोर्सेज से आप डील करेंगे, उन रिसोर्सेज से आप क्विज जनरेट करवा सकते हैं, देन आप उससे डाटा टेबल बनवा सकते हैं, देन आप उससे स्लाइड्स बनवा सकते हैं, फर्दर उसकी वीडियो एक्सप्लेनेशन, ऑडियो एक्सप्लेनेशन एंड और भी बहुत कुछ। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अच्छा जी। और ये वेब बेस्ड है? जी, वेब बेस्ड है। ऐप भी है? ऐप भी है, नोटबुक एलएम। अच्छा। उसके गूगल अलावा नोटबुक एलएम अकाउंटेंट्स के लिए एंथ्रोपिक कंपनी का एक क्लाउड एआई है। हम मोस्टली यूज कर रहे होते हैं जीपीटी को, बट जीपीटी इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ क्लाउड। अच्छा। और ये जो आपको इलेबोरेट करता है वो बहुत एडवांस वे में करता है। मसला ये आ रहा था, कुछ पहले जो जीपीटी के वर्जन्स थे उनमें जो डाटा था वो ह्यूमनाइज डाटा था, जो उन्होंने खुद गैदर किया हुआ था। बट जो अब जीपीटी के वर्जन जितने भी आ रहे हैं वो मोस्टली उनको एआई के डाटा के ही ऊपर ट्रेन किया जा रहा है। अच्छा। तो वो इतना प्रोडक्टिव या इफेक्टिव नहीं है एज कम्पेयर टू क्लाउड। अच्छा। एंड क्लाउड बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर आपने जहाँ पे आप जीपीटी यूज़ कर रहे हैं वहीं पे आप क्लाउड को यूज़ करें तो इट वुड बी बेटर। अच्छा। देन अब मैंने आपको कहा था कि एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होती है। कुछ स्टूडेंट्स तो सीख सकते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यूट्यूब पे वीडियोस आपको मिल जाएंगी। देन फॉर अ स्टूडेंट जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती या वो सीखना नहीं चाह रहा, तो आपने एक प्रॉम्प्ट कॉबॉय एक वेबसाइट है, उस पर जाना है, आपने जो भी आपका डल प्रॉम्प्ट है, एक लाइन का प्रॉम्प्ट है, आपने वहाँ पे पेस्ट करना है, देन वो आपको एक अच्छा प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। देन वो आपने प्रॉम्प्ट उठा के उसको आप क्लाउड पे यूज़ करें या जहाँ पे यूज़ करें। आई एम सो सॉरी, आपकी बात काट रही हूँ। मुझे ना एक मुहावरा याद आ गया। हमारे यहाँ कहा जाता है कि लाद दो लदाद दो, लादने वाला भी साथ दो। सो ये आपने बात की है कि आप कह रहे हैं कि वो जी आपको करके भी देगा, लेकिन वो जो प्रॉम्प्ट लिखना है उसके लिए एक और एआई है। जी, हम लेजी बनते जा रहे हैं। अब अगर नहीं सीखनी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग तो कुछ वो कर लें, इंस्टेड ऑफ यूजिंग वो जो उसका डल आपको आंसर दे रहा है, आप उस पर रिले करते जा रहे हैं, आपकी वो जो इफेक्टिवनेस है वो कम होती जा रही है। सही। देन हम इसको कर लेते हैं डाटा की तरफ। मेजरली आपकी जो फील्ड है इसमें डाटा के ऊपर बहुत सारा काम हो रहा होता है जी। एंड स्टूडेंट्स को कोडिंग नहीं करवाई जाती है सच। नहीं, ऐसा सच नहीं करवाई ही नहीं जाती। जी बिल्कुल, हमारा कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। बट आप कोडिंग से ही आप जो डाटा है उसको रीड आउट करते हैं, उसको डाटा को क्लीन करते हैं, आप वेब स्क्रैपिंग वहीं से करते हैं, देन आप डाटा को विजुअलाइज वहीं से करते हैं, आप ग्राफिंग करनी है, आपने प्लॉटिंग करनी है, आपने डाटा को उसकी समरी बनानी है। ईच एंड एवरीथिंग के लिए आपको मोस्टली कोडिंग चाहिए होती है। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल आप पावर बीआई तो पढ़ाते ही हैं स्टूडेंट्स को, बट पावर बीआई के लिए के साथ साथ आपको कुछ और टूल्स भी हैं जो स्टूडेंट्स को सिखाने चाहिए, जो स्टूडेंट्स खुद सीख सकते हैं। यूट्यूब पे हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। हम सीखने की ट्राई नहीं करते, वो अलग बात है। अब डाटा एनालिटिक्स एक फील्ड है। डाटा एनालिटिक्स क्या होती है? आपने डाटा को एनालाइज करना होता है, उसके पैटर्न बनाने होते हैं, देन इसमें आप एआई को इंटीग्रेट करेंगे तो ये बन जाता है डाटा साइंटिस्ट। मीन कि आपने उन्हीं पैटर्न जो आपने पैटर्न बनाए थे डाटा एनालिटिक्स के, उन्हीं पैटर्न पे आप एआई को ट्रेन करेंगे, देन इट वुड बी कॉल्ड डाटा साइंटिस्ट। अच्छा। एंड ये आपकी फील्ड में बहुत ज़्यादा इन डिमांड है। आपने देखा होगा कि जो सीए है एंड एसीसी है, उन दोनों ने इनको थोड़ा बहुत इंटीग्रेट किया है, बट एज सच नहीं किया, ब्रायन नाम ही किया हुआ है। बट इसकी डिमांड है और ये आप लोगों को करना चाहिए। आपने एक्सेल शीट को एक्सप्लोर करते तो देखा होगा, एक्सेल शीट में बहुत काम करते हैं ये एसीसी वाले। बट एक्सेल शीट को अब आप एक्सेल के एक अल्टरनेटिव होती है गूगल शीट्स, आप उसको जिमिनाई के थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा। आप खुद उसको पैटर्न बनाने की बजाय, खुद उसको घंटों लगा के एनालाइज करने के बजाय, आप जिमिनाई में तो ये ऑप्शंस हैं, आप अपनी गूगल ड्राइव अपलोड कर सकते हैं वहाँ पे, आप अपना ईमेल को चेक कर सकते हैं जिमिनाई के थ्रू, एंड इट कैन बी इफेक्टिव फॉर देम। आपको जेमिनाई पसंद है ज़्यादा या चैट जीपीटी? मुझे क्लाउड पसंद है।
ये वो नेटफ्लिक्स के शोज में होता है ना कि इसने मारा उसने मारा, हमारा शक दो बंदों पे होता है, पता लगता है वो फूफी के मोहल्ले में जो साथ वाले घर में लड़का था उसने मारा था। सो आपने तो वो बात कर दी। जी बिल्कुल, मुझे प्लॉट पसंद है। एंड एक चीज़ और मैं करना आपको कौन सा पसंद है हुज़ैफा? मैं चैट जीपीटी इस्तेमाल करता चैट हूँ। जीपीटी, ठीक है। आप क्या कुछ कह रहे थे बीच में? जी मैं ये कुछ कह रहा था कि आप मोस्टली हम 1.5-2 घंटे की वीडियो होती है जो हम सम टाइम पहले तो यही करते थे, एक कॉपी पेन उठाया और उससे नोट्स बनाना शुरू कर दिए। बट अभी के लिए आप क्या करें, उस वीडियो के जस्ट आप लिंक कॉपी करें, गूगल पे जाएं, ट्रांसक्रिप्ट करें उसका। ट्रांसक्रिप्ट में अब तो उसके साथ इंटीग्रेट कर दिया गया उन्होंने AI। अच्छा। वो आपका सारी की सारी जो वीडियो थी उसको नोट्स बना के भेज देगा विद हेडिंग, विद बुलेट पॉइंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। जस्ट गो थ्रू करें उसे एंड आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। इंस्टेड आप बैठें 10 घंटे लगाएं उस लेक्चर को लें एंड फिर आप उसको 5-7 घंटे लगा के उसके नोट्स प्रिपेयर करें और वो चौथे दिन आपके नोट्स गुम हो जाते हैं। बिल्कुल 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 सही है जी बिल्कुल। अच्छा 4 पेपर निकाल लिए लड़के पहली अटेम्प्ट में, आए हैं आप मेडिकल से, ठीक है, और फिर माशाल्लाह पीआरसी में कितना टाइम लिया? 5 मंथ्स। 5 मंथ्स में पीआरसी किया और अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने अपने चारों के चारों पेपर्स एक साथ निकाले माशाल्लाह। क्या बताएंगे आप बच्चों को कैसे पढ़ो सीए में? सीए में देखें सीधी सी बात है, आपने ना बच्चे ना हमारा ना एक सीए को में बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं। एक नेगेटिव फैक्टर ये है जो कि बाकी फील्ड्स में नहीं है कि हमें ऑनलाइन एक्सेस अवेलेबल है। हमारे पास ऑनलाइन एक्सेस अवेलेबल है, बच्चों को LMS मिल जाता है, हाइब्रिड आई थिंक उसको कहते हैं। बच्चों को हाइब्रिड मॉडल है, फिजिकल मॉडल है, ऑनलाइन मॉडल है पढ़ाई का। और उनमें से एक चोरी वाला मॉडल भूल गए आप? पायरेटेड मॉडल। वो अरे नहीं वैसे इतना उसको रिस्पेक्टफुली ना बोलें पायरेटेड, वो चोरी है। चलिए ठीक है। वो USB के अंदर जो चोरी चल रही है ना, तो एक वो मॉडल भी है। वो मॉडल भी है लेकिन मेनली 3 है, हाइब्रिड, फिजिकल और ऑनलाइन। ठीक है। मैंने जो मेनली नोटिस किया है, सीए उतना मुश्किल नहीं है जितना इसको दिखाया जाता है। वो क्यों दिखाया जाता है? मैं आपको हमारे प्लेटफॉर्म से ऑल अक्रॉस ओवर 70,000 स्टूडेंट्स हैं, तो मेरा पता नहीं डेली कितनों के साथ इंटरेक्शन होता है उसमें डिफरेंट फील्ड्स के। मेजोरिटी बच्चा जो मैंने सीए में फेल होते देखा है ना, वो इस वजह से फेल होता है, सर मेरे लेक्चर पेंडिंग थे, मैंने ऑनलाइन लिया था, yes, मेरा बिल्कुल। वो लेक्चर नहीं पूरे हुए। जब आप देखें ये FSC नहीं है, ICAP FSC नहीं है। ICAP तो एक आपको पता है लफ्ज़ चेक करते हैं। जो बच्चे कैफ में वो जानते हैं, एग्जामिनर के कमेंट्स में उसने वो पॉइंट हाईलाइट किया होता है जो आपने सोचा भी नहीं होता। सही। तो वो एक पॉइंट रीड करके आपका पेपर चेक कर रहे हैं। और बच्चा FSC वाला ये सोचता है कि पेपर भर दूंगा तो मुझे नंबर मिल जाएंगे, और इस वजह से बच्चे फेल होते हैं। तो लेक्चर पूरे नहीं होते। सबसे बड़ा फैक्टर मेरा ये कि आप इनकम्प्लीट प्रिपरेशन के साथ जाते हैं और आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ICAP आपको पास कर देगा। तो ICAP तो वैसे ही जालिम मशहूर है, उसने तो नहीं पास अच्छा करना। मैंने ना 21 पेपर दिए हैं सीए के, जब मैं ICAP की मेंबर, अल्लाह के करम से ना मैं ICAP की मेंबर हूँ, राइट। ये सारे ऐसे मुझे कीड़े मकोड़े से लगते हैं जो लोग ICAP के मेंबर नहीं होते, अस्तगफिरुल्लाह, मजाक कर रही हूँ। सो मैंने 21 पेपर पास किए हैं और मैं माशाल्लाह ठीक ठाक फेल करके पास किए हैं पेपर्स, क्योंकि हमारे पास इस्लामाबाद में गाइडेंस का तो कोई था ही नहीं तसव्वुर। ये तो फिर लाहौर से कुछ मसीहा आए जिन्होंने आके जो है वो इस्लामाबाद में भी हमारी कोई हेल्प आउट हमें करना शुरू किया और फिर ऑनलाइन मैकेनिज्म स्टार्ट हो गया। सो मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कह रही हूँ कि ICAP फेल नहीं करता, आपको जान के। मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि बेटे जहन्नुम में आग नहीं है, सब अपनी अपनी लेके जाते हैं, ठीक है। आपके जैसी हरकतें हैं, आप लोग एग्जाम लीव्स में तो लेक्चर ले रहे होते हैं। एग्जैक्टली। जो टाइम आपकी प्रिपरेशन का उस टाइम पे तो आप लोग लेक्चर्स, वो भी 2x पे। 2x पे आपका दिमाग क्या रजिस्टर करेगा एक बात को, ठीक है। और जितना तेज मैं बोलती हूँ तो मेरे साथ तो सवाल ही नहीं है कि 1.5x पे भी कोई ले ले, 2x तो छोड़ दो। मेरा लेक्चर तो स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम हम 1.5x पे भी नहीं ले सकते, आपका तो 1 पे ही लेते हैं। सो ऑब्वियसली ये रीज़न है ना फेलियर का। अच्छा फिर उसके अलावा और पास कैसे करें आप ये बताएं? लेक्चर्स टाइम पे मुकम्मल करें, लेक्चर आपने कुछ नहीं छोड़ना। कैंपस क्यों नहीं जाते, मैं ये कहती हूँ। बच्चे कैंपस क्यों नहीं जाते, उसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न है वो है लेजीनेस। अब आप बेड से उठ के जाएंगे तो ये तो बड़ा काम है, अब वो जाएगा क्लासेस लेगा, नहाना भी पड़ेगा, ओहो ये तो बड़ा काम हो गया। तो वो बच्चा चाहता है मैं बेड पे बैठ के सीए कर लूँ। सीए ऐसे नहीं होता, सीए स्ट्रगल का नाम है। एग्जैक्टली। ठीक है, सोना तब के कुंदन बनता है ना, एसी में बैठ के तो नहीं बनता। हाँ, अब बेड में आप बिस्तर में बैठ के गए मैं ICAP के एग्जाम पास करूंगा तो ये तो नहीं ना अब होता। देखो जिस बेड में आप सोते हो उसी बेड में आप पढ़ रहे हो, जोन में कैसे जाएगा दिमाग? नहीं जाएगा। मैं हमेशा हर बच्चे को कहती हूँ कि देखो राइटिंग टेबल बनाओ, कोई अपनी प्रॉपर जगह बनाओ, वहां पढ़ा करो ताकि तुम्हारा जोन शुरू हो के तुम जोन में हो। एग्जैक्टली। ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर्ड स्टडी। हमारा मसला ये है कि हमने ना ICAP की बुक्स हैं, ये अच्छी बात है कि ICAP अपना सारा मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। हमें नहीं देता था कोई। हाँ, अब आके उन्होंने देना कोई शुरू बुक्स किया। नहीं थी, कहीं से भी आ जाएगा पेपर। यस, लेकिन अब ये न्यू स्कीम्स में उन्होंने अपना सारा पास पेपर, स्टडी मटेरियल, जो टेक्स्ट बुक्स है सब कुछ अपलोडेड है आपके ICAP पोर्टल पे। ठीक है, हर स्टूडेंट के पास है। बच्चे उन चीज़ों को यूज़ करते हैं,
उसके बाद वो किसी की रैंडम प्रैक्टिस बुक उठाएंगे, उसकी भी प्रैक्टिस करेंगे। फिर वो कोई और ऐसा मॉडल, उनको फेसबुक पे कोई क्वेश्चन दिख जाएगा, अक्सर मैंने तो देखा, आपने भी देखा होगा, इंस्टाग्राम की रील्स के स्टोरीज पे क्वेश्चन लगे होते हैं, बच्चा उसको अटैम्प्ट करने बैठ जाएगा। आपके क्वेश्चन की क्वालिटी भी उतनी ही मैटर करती है जितनी क्वांटिटी मैटर करती है। आप 10,000 MCQs ऐसे सॉल्व करें जिनका कोई आपके एग्जाम से ताल्लुक ही नहीं है। लाइक ICAP के पेपर में एक स्ट्रक्चर फॉलो होना है, ठीक है, आप एग्जामिनर के स्ट्रक्चर के साथ पढ़ेंगे तो आप पास हैं। जो आपके होता ही है, देखें मैं FAR1 की एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पर। आपका जो IS-16 है वो आपकी आखिरी IS तक लिंक्ड है। बच्चा भला क्या करता है, वो IS-16 में वीक है, फिर वो IS-20 में भी वीक होगा, फिर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में भी वीक होगा, और फिर उसके बाद वो कहेगा कि CA तो पास ही नहीं होता, ठीक है, और CA तो पास ही नहीं होता। और जब एक दफ़ा, और ये सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है CA का, कि बच्चों को सहूलियात ICAP ने दी हुई है और उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। वरना जो लोग करते हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा CFAP में 6 पेपर भी एक साथ पास हुए हैं, तो पास करने वाले ऐसे भी पास करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अपना भाई है मुझसे छोटा माशाल्लाह, उसने 23 ईयर्स की एज में CA क्वालिफाई किया। मैंने तो आराम से किया, देर से किया, मेरी शादी भी हो गई थी बीच में, लेकिन हमाद ने माशाल्लाह 23 ईयर्स की एज में CA क्वालिफाई कर लिया था। और अब तो मुझे लग रहा है कि बच्चे 22 में भी कर लेंगे, अब तो जो सिचुएशन है। तो मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर स्टडी करें, लेक्चर्स टाइम पे लें, प्रॉपर स्टडी का एक स्केड्यूल बनाएं, जोन में जाया करें। अच्छा देखो, लेकिन वो सारी बात हो गई, मैंने पढ़ाई कर ली, मैंने तैयारी कर ली, स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें जो पेपर के अंदर बैठ के आपको नर्वसनेस हो रही है। अभी इस दफ़ा ऐसा हुआ कि क्योंकि आपको पता ना कि वो कंपनी लॉ का हाफ पेपर आया था, एग्जैक्टली BLD के जो बच्चे हैं जिन्होंने बिजनेस लॉ मुझसे पढ़ के पहले पास किया, इस दफ़ा उन्होंने हाफ पेपर दिया। हाफ पेपर में ये मसला हुआ कि वो पेपर था 50 नंबर का। अब बच्चा कहता है कि वो पेपर 1.5 घंटे में मेरा ख़त्म हो गया टाइम, वो कहता है 45 मिनट्स बाद तो मेरा हाथ चलना शुरू होता है, फ्लो नहीं आता। हाँ, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं कि जो उस टाइम पे नर्वसनेस हो रही होती है, स्ट्रेस के अंदर आप 100 चीज़ें बोल रहे होते हो, वो क्या करें? मैंने 4 पेपर पास किए हैं, मैं आपको मिसाल देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। FAR1 के पेपर में मैं 35 मिनट लेट था और मैंने 4 पेपर पास किया। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। मैं इन ड्राइव करवाई है, वो इन ड्राइव वाले ने एक गलत हरकत की और वो मुझे पता नहीं कहाँ ले गया। खैर ICAP तो इन चीज़ों को नहीं कंसीडर करेगा। मैं एग्ज़ाम में पहुँचा हूँ, 9 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होता है हमारा, मैं 9:35 पे एग्ज़ाम हॉल में एंटर हो रहा हूँ, ठीक है, उस वक्त। और मेरा कैफ का पहला पेपर है FAR1 का। You are a man of steel, you have nerves of steel. Yes. उस वक्त सारी गेम है आपके माइंड की। अगर आप ये सोचेंगे ना कि मेरे पास 3.25 घंटे में से मेरे तो 35 मिनट गए, अब तो मैं गया, तो फिर आप गए। लेकिन अगर आप ये सोचें उस वक्त के 3.25 घंटे में से 30 मिनट मेरे उड़ गए हैं, मेरे पास 3.25 घंटे थे ही नहीं, मेरे पास तो थे ही 3.25 घंटे, करो पूरा, और मैं पेपर पूरा करके आया हूँ माशाल्लाह। तो बात ये है, आपने अपने माइंड को, जो रिसोर्स आपके पास अवेलेबल है ना, आपने उसको यूटिलाइज करना है। ये नहीं है मैंने PU में टॉप किया था, ठीक है, आपको पता है लाहौर में ऑरेंज ट्रेन चलती है, ठीक है, मैं ऑरेंज ट्रेन PU वाले टेस्ट वाले दिन मेरा रोज़ा था और मैं ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के किसी और स्टेशन पहुंच गया था। तुम क्या करते हो? तुम कभी सही से नहीं पहुंच सकते एग्जाम हॉल में। वहाँ पर भी मैं 20 मिनट लेट था। तो देखो, तुम्हें तो फिर आदत है ना। हाँ। हम नॉर्मल बच्चों की बात कर रहे हैं। बात है सारी माइंडसेट की। समझ रही हूँ। आप अगर प्रेशर अपने माइंड को देंगे ना, आप बताएंगे कि मेरे पास 3.25 घंटे थे, उसमें से 35 मिनट उड़ गए, 3.25 में से 35 मिनट उड़ गए, गया। लेकिन अगर आपके पास थे ही 3.25 घंटे, नहीं, लेकिन देखो वो सही है ना, आपने अपने आप को समझा लिया, मगर मुश्किल होता है ट्रेन करना। जैसे मैं हमेशा पेपर में कभी कोई पेपर नहीं दिया उल्टी के बगैर, माशाल्लाह रिकॉर्ड है भाई हमारा, जितने पेपर उतनी उल्टियाँ। तो वो तो हम पेपर से पहले हमेशा, तो देखो कुछ बच्चों को होता भी है ना स्ट्रेस। हाँ, एक दफ़ा मेरा पेपर शुरू हो जाता था, फिर मुझे नहीं याद कि क्या हो रहा है, लेकिन पेपर से पहले मेरा बहुत बुरा हाल होता था। तो वो मैं हमेशा बच्चों को फिर ये कहती हूँ कि देखो, जस्ट ट्राई टू बी एज कंफर्टेबल एज पॉसिबल। लाइक किसी को अगर आदत है कि वो चप्पल पहनता है, वो चप्पल ही पहन के जाए, किसी को आदत है वो ट्राउजर्स पहनता है, लड़के तो अफोर्ड कर सकते हैं ना ऐसा, तो आप ऐसे कर लें। अच्छा, फिर किसी को ये आदत है कि वो जो है उसको एक स्पेसिफिक घड़ी की आदत है तो वो वही लेके जाए, एक स्पेसिफिक पेन की आदत है तो वही लेके जाए। ये मैं कुछ टिप्स ज़रूर बच्चों को देती हूँ कि आप स्ट्रेस को इस तरह से मैनेज कर लें। मैं हमेशा कहती हूँ भाई बाथरूम जाना है पहले से होकर आ जाओ, ठीक है, ताकि ये ना हो। लेकिन स्टिल देखो स्ट्रेस तो होता है, क्योंकि मैं MD-CAT की काउंसलिंग भी करता हूँ, ठीक है, हाँ। और मैं इन प्लेटफॉर्म के साथ भी कनेक्ट हूँ। मैं जो अपने पर्सनल मेंटीज हैं उनको हमेशा से एक ट्रिक बताता हूँ, जो कि पर्सनल के साथ ही अब दुनिया के सामने भी आ जाएगी। देखें, अगर आप ICAP के पेपर में कोई भी पेपर ले लें, आप 100 में से 100 का पेपर अटैम्प्ट करके आएँ, अगर अल्लाह ताला ना चाहे कि आपका पेपर पास होगा, सवाल ही पैदा नहीं। मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरी एक स्टूडेंट मनाबी से ही है, जिसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि वो फिर मुझे कहेगी। उस बच्ची ने दिसंबर में मनाबी में रजिस्ट्रेशन करवाती है, ठीक है, PRC के एग्ज़ाम्स के लिए।
और उसका प्लान था मैं मई तक सारे पेपर क्लियर करूँगी, एक मार्च अटैम्प्ट दूंगी और उसके बाद जो बाकी पेपर्स होंगे वो मई अटैम्प्ट में दूंगी। अल्लाह ना करे उस बच्ची का एक्सीडेंट हो जाता है, उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ, उसके 5 मंथ्स वेस्ट हो गए, ठीक है। और वो फिर मई में अपनी दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करती है। एक उसका प्लान था, एक अल्लाह ताला का प्लान था, और कुरान पाक में है कि अल्लाह की तदबीर ही सबसे बेहतरीन है। वो बच्ची जितनी मर्जी मेहनत कर लेती, उसका पेपर नहीं पास होना था, अल्लाह ने लिखा हुआ था नहीं पास होना, उसने नहीं करनी मई में पीआरसी, तो नहीं हुई, वो कोई भी बहाना बन सकता है। तो आपका माइंड होना चाहिए ये मेरी एफर्ट है, बस एफर्ट पुट इन करके आपने साइड पे हो जाना है। बाकी अल्लाह ताला ने आपको उसके खजानों में कोई कमी नहीं है, ठीक है। वो बच्चों को इवन मैंने आपकी पुरानी पॉडकास्ट देखी हैं, 62 मार्क्स का पेपर आई कैप में अटैम्प्ट किया और वो पास हो गया, ठीक है। और कुछ बच्चे 90 का करके आते हैं और वो भी नहीं पास होता। तो आपने अपनी एफर्ट पुट इन करनी होती है, नतीजा अल्लाह ताला ने देना है। आप जितनी मर्जी एफर्ट पुट इन कर लें, अगर अल्लाह ताला ना चाहे आपका पेपर नहीं पास हो सकता। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, क्या उसकी स्ट्रेस लेनी चाहिए? ऑब्वियसली नहीं लेनी चाहिए। तो ये मैं अपने मेंटीज को बता दूंगी, एफर्ट पुट इन करो एंड दैट्स इट। मैं ये अली से और उज़ैफ़ा से दोनों से पूछ रही हूँ कि मैट्रिक के बाद क्या ऑप्शंस है। अब जो बच्चा अभी आजकल मैट्रिक एग्जाम्स हो गए ना, अब हम तो यही बच्चे को बता रहे हैं कि देखो अगर तुम्हारा एप्टीट्यूड है और अगर तुम चाहते हो तो तुम ACCA कर लो, क्योंकि मैट्रिक के बाद तुम्हें फ़ायदा ये है कि तुम्हें 2 साल ज़ाया नहीं करने पड़ेंगे और तुम 20-21 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे। अब हमारे माशाल्लाह ज़बरदस्त, मैंने अभी आपको महत से भी मिलवाया था, इसी तरह हमारे 4-5 बच्चे और हैं। अनस है हमारा, उसके तो माशाल्लाह 96 मार्क्स आए थे अभी एक पेपर में। सो हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जो मैट्रिक के बाद आए और 7-7 महीने में उन्होंने 7-7 पेपर, 8-8 महीने में 8-8 पेपर, यानी पर एक पेपर एक महीने में वो बच्चे माशाल्लाह निकाल रहे हैं। तो एक तो ये करियर पाथ है कि आप मैट्रिक के फ़ौरन बाद ACCA कर लें। यस, उसके अलावा मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ, ACCA एक गोल्डन पाथवे है। अगर आपको समझ आता है तो आपने इसकी तरफ लाजमी जाना है। लेकिन हर बच्चा ना CA करने के लिए बना है, ना हर बच्चा ACCA करने के लिए बना है, ठीक है। ये एक बिल्कुल फैक्ट है। आपने सबसे पहले अपनी डोमेन देखनी है। अगर आपको अच्छा, एक बहुत बड़ा मिथ है CA मैथ्स है या ACCA मैथ्स है। मैथ्स नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन मैथ्स एंड कैलकुलेशंस। प्लस माइनस को मैं मैथ नहीं मानता, ठीक है। तो पहले अपनी डोमेन देखनी है। अगर तो आपको मैथ का शौक है, लाइक आपके अंदर लाइक कहते हैं जज्बा है कि मैंने प्रोग्रामिंग करनी है, मैंने कोडिंग करनी है, मैंने बहुत डीप लेवल पे मैथ्स पढ़ना है, फिर CA आपके लिए नहीं है। फिर आपके लिए आप इंजीनियरिंग करें, CS की फील्ड है, कंप्यूटर के और इंजीनियरिंग की फील्ड है। अगर आपके अंदर जज्बा है कि मैंने सर्जरीज करनी है, मैंने पेशेंट केयर में काम करना है, ठीक है, मैंने हॉस्पिटल्स में खड़े होकर काम करना है, एक एस्पिरेशन होती है इंसान की कि मैं जिस तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की क्या एस्पिरेशन है, मेरा एक ऑफिस होगा, बाइट CA का टैग होगा, ठीक है, और मैं फाइल चेक कर रहा हूँ। इसी तरह एस्पिरेशन होती है मैं हॉस्पिटल में खड़ा होकर काम कराऊंगा। तो ये देखें, अगर तो ऑब्वियसली अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं और दूसरी बात आपका रुझान है, तो ACCA से बेहतर ऑप्शन मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि नहीं है इस वक्त पाकिस्तान में, लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं है ACCA के जो लेवल पे हो। हाँ, अगर आपका रुझान नहीं है तो फिर आपने डिसाइड करना है आपकी डोमेन क्या है। मैथ्स है तो आपने ICS की तरफ जाना है, इंजीनियरिंग है तो आपने प्री इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, और प्री मेडिकल है तो आपने प्री मेडिकल की तरफ जाना है। रिसेंटली एक शायद थोड़ी सी गलत चीज़ हुई है कि HEC पाकिस्तान ने ये सारी फील्ड को क्रॉस कर दिया। मीन्स अब बच्चा मेडिकल वाला IT में जाएगा, IT वाला मेडिकल में भी जा सकता है, इवन आर्ट्स का बच्चा इस वक्त मेडिकल में आ सकता है। रियली लाइक ये एक नेगेटिव चीज़ हुई है HEC के अंडर, जिसको हाईलाइट किया जाना चाहिए। हाँ। कि आर्ट्स का बच्चा जिसने 12 साल अपनी लाइफ के बिल्कुल ईजी सब्जेक्ट किए, आपने उसे अलाउ कर दिया कि आएँ और आप मेडिकल के एग्जाम्स दे दें। एंड मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हमारे यहाँ पर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस और वो करोड़ों की फीस लेते हैं। लाइक लिटरली इस वक्त CMH में MBBS की फीस 1.67 करोड़ है। अल्लाह अकबर। और वो बच्चा सिर्फ पैसे की बेस पे कर लेगा क्योंकि मार्क्स तो चाहिए नहीं। क्या इस सारे फैक्टर में होगा ये कि फिर वो देखें, डिग्री आपको जॉब नहीं देती। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकता, क्या उसको कोई कंपनी हायर करेगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। तो जब इनकम्पिटेंट बच्चे को आप डिग्री देना अलाउ कर देंगे, लाइक आर्ट्स के बच्चे इनकम्पिटेंट नहीं होते, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। बट उसका माइंड नहीं है ना, देखो उसका उस तरफ कैलिबर नहीं है। हम ये नहीं कह रहे वो बच्चा इनकॉम्पिटेंट है, वो अपनी फील्ड में बहुत कॉम्पिटेंट है, लेकिन साइंस की तरफ कैलिबर नहीं है उसका। जैसे मेरा हालांकि आई वाज वेरी गुड, मैट्रिक मैंने साइंस से किया था। मेरे उस जमाने के हिसाब से 88% मार्क्स आए थे, जो कि बहुत अच्छे शुमार किए जाते थे उस टाइम पे, मगर नहीं था मज़ा आ रहा मुझे साइंस में। मुझे कुछ ऐसे करना था जो बहुत चैलेंजिंग हो, जो डिफरेंट हो, जो किसी ने भी ना किया हो। डेबिट क्रेडिट देखा, मुझे इश्क हो गया डेबिट क्रेडिट से। मैंने कहा यार यही करना है ज़िंदगी भर।
तो आपने उन बच्चों को अलाउ कर दिया कि जाएं, पैसे लगाएं और करें डिग्रीज, तो उसकी वजह से एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और वो इन्होंने पॉलिसी तो पास कर दी, वो इन फ्यूचर उसका एस्पेक्ट हमें देखने को मिलेगा। अभी तो वो एमडी-कैट भी खत्म कर रहे हैं ना, कुछ ऐसी भी बात हो रही है। एमडी-कैट नहीं खत्म कर रहे, उसके बोल रहे हैं जल्दी कर देंगे एमडी-कैट एक हफ्ते में। तो मैंने फिर उसका ये कहा, मैंने कहा ये तो और पंगा बनेगा बच्चों के लिए कि पहले कम से कम उनको टाइम मिल जाया करता था तैयारी का। अब तो आप उनको ये कह रहे हो कि एफएससी बिल्कुल ऐसा है, एमडी-कैट ऐसा है, और आप उनको कह रहे हो दोनों साथ साथ करो, तो बिल्कुल प्रेशर कुकर हो जाएगा। नहीं, ऐसे टेस्ट होते हैं। नस्ट का टेस्ट आपके ड्यूरिंग एफएससी होता है, यू आपका, लेकिन देखो वो टेस्ट इतने मुश्किल तो नहीं होते जितना एमडी-कैट होता होगा। इससे ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, ये नस्ट का टेस्ट इससे ज़्यादा मुश्किल है। अच्छा, उसके अगर आपने सीक्स में जाना, मेनली कंप्यूटर फील्ड में आपने जाना है, तो स्टूडेंट्स 4 अटेम्प्ट्स दे रहे होते हैं, 5 अटेम्प्ट्स दे रहे होते हैं, 2 साल आप लगा रहे होते हैं। अच्छा। क्योंकि उसके साल में 4 अटेम्प्ट्स हैं, तो स्टूडेंट चारों देते हैं, नेक्स्ट ईयर भी लगाते हैं, तो उसका होता है। अच्छा। एक बात मैं हुदैफा भाई की डिनाई करना चाहूँगा। देखिए, हर एक इनको अपने पर्सपेक्टिव से ठीक लग रहा है कि भाई ठीक नहीं लग रहा कि एचईसी ने ये पॉलिसी की है कि हम मेडिकल वाले उधर जा सकते हैं। देखिए, एक बंदा ऐसा है जिसने जब एफएससी उन्होंने चूज़ की थी, उनका कुछ पर्सपेक्टिव और था जो उनको फैमिली प्रेशर की वजह से हो गया। बट आफ्टर दैट अभी वो वापस जाना चाह रहे हैं कंप्यूटर के फील्ड में, उनका इंटरेस्ट नहीं बिल्ड हो पा रहा। उसने एक मिस्टेक तो कर ली, अब वो उसको रिवर्ट तो कर नहीं सकता, एफएससी अगेन तो करने से रहा। देन अगर देखिए, हम हमारी जो कम्युनिटी है करियर कोड, हम उसमें भी यही है ना कि हमारे ऑलमोस्ट मेजरली जो स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकल फील्ड वाले हैं जिनको हम कंप्यूटर की तरफ शिफ्ट करवा रहे हैं। वजह क्या है? क्योंकि कंप्यूटर में हमारे पास अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा हैं। हमारे पास फ्रीलांसिंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, हमारे पास जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा इसकी तरफ मूव ऑन करती जा रही है। एआई, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस इसकी तरफ जा रही है। तो देखिए, हमने जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने कुछ एक रॉन्ग डिसीजन ले लिया। अब अगर उन्होंने रॉन्ग डिसीजन ले लिया है तो उनके पास उसको करेक्ट टर्निंग पॉइंट कहीं ना कहीं होना चाहिए। जी, टर्निंग पॉइंट होना चाहिए। वो नो डाउट कि ये कहते हैं हाँ कैलिबर होना चाहिए। देखिए, आपका जो मैट्रिक तक है ना वो तो सेम है, 100% सेम होता है ऑलमोस्ट। हाँ, बायो और मैथ्स किस एक स्टूडेंट का डिफरेंस आ जाता है। बट मैंने देखा है कि हम मैंने मेडिकल स्टूडेंट्स था और मैंने एआई की तरफ शिफ्ट किया था, और मेरे साथ मल्टीपल मेडिकल स्टूडेंट्स थे। हमारी क्लास में 50% और 50% से भी ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स थे एआई के अंदर, बट वो कम्पीट कर रहे थे। हाँ, नो डाउट कि कुछ स्टूडेंट्स को इश्यूज आते हैं, बट उनको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके उनको कवर अप कर लेना चाहिए। लेकिन इसमें ना आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर ट्राइंग टू से, लेकिन बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड बीइंग अ सीए टीचर, व्हाट आई फेस इज कि क्योंकि बच्चा सीए में आता है बहुत सारी फील्ड से और उसके मार्क्स 60% सिर्फ रिकॉर्ड है। अगर 60% है, उसको एंट्री टेस्ट नहीं देना, उसका सीए में दाखिला हो जाएगा। एसीसीए में तो ये भी नहीं है। एसीसीए में तो इवन एफएससी तक नहीं चाहिए, ठीक है ना। आपने 10वीं की है, आपने ओ लेवल्स किया है, आपका एडमिशन हो गया, नंबर कितने थे कोई मसला नहीं है, आपकी उम्र 13 साल होनी चाहिए बस। जी। सीए में कम से कम ये है कि चलो एफएससी किया हुआ है और मार्क्स 60%, और अगर 60 से कम है फिर आपको तो एंट्री टेस्ट देकर हो जाएगा, और वो इतना कोई मुश्किल एंट्री टेस्ट नहीं होता। इसकी वजह से क्या होता है कि बेटा इनटेक बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन उसके बाद आप देखें ऐसे है ये, ठीक है, ज़्यादा बच्चे आ रहे हैं, कम हो गए, ड्रॉप आउट करते करते नीचे, और वो डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चले जाते हैं। सो मेरा जो ज़ाती ख्याल है इस हवाले से, डेफिनेटली आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, मेरा ज़ाती ख्याल यही है कि जब आप इतनी किसी फील्ड को खुला छोड़ देते हैं ना कि कोई भी कहीं से भी आ जाए, और लोग ट्राई करने के लिए आ जाते हैं कि क्या ही हो जाएगा, देख ही लेते हैं आके, ठीक है। सो वो फिर क्या होता है कि डेफिनेटली अब सीए का जो नाम बदनाम है, मैं ये नहीं कह रही आसान है, वो भाई जान ले लेता है, ठीक है, मैं खुद बहुत दफ़ा फेल हुई हूँ, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि जितना कहा जाता है, या इम्पॉसिबल नहीं है, या ये नहीं कहा जा सकता कि ये तो पास ही नहीं हो सकता जी, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे, कल भी मैं सीए वुमेन की गैदरिंग थी, सैटरडे को मैं वहाँ बैठी हुई थी, तो वहाँ पे हमारी एक बहुत सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनको मिला 25 साल का अवार्ड, कि उन्होंने 25 साल से वो मेंबर है उस्मा हयात साहिबा। तो उसमें उन्होंने ये कहा कि मेरी बहन डॉक्टर बन रही थी, मैं सीए कर रही थी, और जितना वो पढ़ती थी मैं ये सोच रही थी कि मैं इतने में 2 दफ़ा सीए कर लूँ। क्यों? उसको सिर्फ मेंटल एफर्ट नहीं करनी, उसको फिजिकल एफर्ट भी तो करनी है ना, हॉस्पिटल में जो ड्यूटियाँ लगती हैं और वो सारा कुछ होता है। सो कहने का मतलब ये बेटा कि मतलब आपने ना बदनाम भी कर दिया इस प्रोफेशन को इस वजह से, बिकॉज एवरी टॉम डिक एंड हैरी हु कैन नॉट गो एनीवेयर कम्स टू सीए और एसीसीए। अच्छा, एसीसीए में फिर भी कम जाते हैं बिकॉज ये होता है कि जी एक्सपेंसिव है। एसीसीए में फिर स्पेसिफिकली वही लोग जाते हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं, और जो कि वाकई जिन्होंने सोचा हुआ होता है कि उन्होंने एसीसीए या सीए से एग्जाम्पशंस लेके जाते हैं। सिंपल सी बात है। अब मैं देख रही होती हूँ अपने सामने बच्चों को, यार ये ढिंगा चिक्का कर रहे होते हैं, पूरा टाइम इनका हंसी मजाक चल रहा होता है, ये खेल रहे होते हैं, ये फ़न कर, मैं फ़न के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। सब जानते हैं मनाबी में जितना फ़न होता है, मनाबी में तो तनकीद ही ये की जाती है कि जी मनाबी में पार्टी बहुत होती है। क्यों? क्योंकि हम ज़िंदगी इंजॉय भी करते हैं और हम बच्चे को भी इंजॉय करने देते हैं। हमें कागज़ के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पैदा नहीं करने यहाँ पे जो कि ऐसे करके बैठे हुए हों।
हमें ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पैदा करने हैं जो कि हर चीज़ में ग्रूम्ड हो, चाहे उनकी पर्सनालिटी है, चाहे उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ज़िंदगी में एंजॉय भी किया, वो डिप्रेस लोग नहीं चाहिए हमें। लेकिन जब पढ़ने का टाइम है, पढ़ो, उस टाइम पे पढ़ाई करो जी। पढ़ने के टाइम पे आप लेक्चर्स ले रहे हो, क्योंकि लेक्चर्स लेने के टाइम पे आप अयाशियाँ मार रहे थे। जी। बैलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चेक एंड बैलेंस। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि देखें हमारे यहाँ जो फील्ड्स हैं ना, जो जिनको बहुत बदनाम किया वो लोगों ने, उनमें एक LLB था कि जो पास नहीं हो रहा उसे LLB में डाल दे। एग्जैक्टली। बट अभी उसकी स्क्रीनिंग उन्होंने बहुत टफ कर दी है। अगर देखें किसी चीज़ की आप स्क्रीनिंग टफ करेंगे, आप डिसाइडिंग फैक्टर लगा देंगे बीच में, आप एक वाल इंप्लीमेंट करेंगे, देन जो स्क्रीन पास आउट हो जाएंगे स्टूडेंट्स, वो एक्चुअली उनकी वर्थ होगी और वो उनमें कैपेबिलिटीज़ होंगी। देखें जो अच्छे इदारे हैं ना, जिनमें फॉर एग्जाम्पल नस्ट आता है, फास्ट आता है, ये जो इदारे हैं इनका आपको देखें स्टूडेंट इसमें ईजिली नहीं जा सकते। जो जाते हैं, जो उनकी स्क्रीनिंग पास करके जाते हैं, उनके अंदर कैपेबिलिटी होती है, इसीलिए देन वही स्टूडेंट क्रैक करके निकलते हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि मतलब बच्चा आपका ऐसा नहीं है कि CA आए कि आप उसको फेल कर रहे हैं, नहीं जी, वो हर जगह से ही फेल था जी, तो वो इसमें आया था फिर जी। उससे जो इनका टेस्ट है, जिसे आप एंट्री टेस्ट बोलते हैं, इनको वो टफ करना चाहिए इंस्टेड ऑफ दैट कि आप ये कहें कि स्टूडेंट उस कैटेगरी में था, उसका पास नहीं देखना चाहिए, वो प्रेजेंट में क्या है। हमारे यहाँ मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी FSC और मैट्रिक जो थी वो जस्ट लाइक वो पासिंग परसेंटेज थी, एंड अब उनकी जो वर्थ है मे बी हमसे भी वो ज़्यादा कम्पिटेंट हो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही जी, है, हमें बिल्कुल उनकी ऐसा ही है। प्रेजेंट कंडीशन को टेस्ट करके देन उस फील्ड में मेरे ख्याल में लाना चाहिए। जैसे LLB का उन्होंने किया है, LLB का लैब टेस्ट बहुत ईजी होता था, एवं स्टूडेंट चले जाते थे और पास करके LLB कर लेते थे, जिसको जो सेकंड डिग्री के तौर पे LLB को हर बंदा कर रहा होता था। लेकिन अब उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा मुश्किल डीप लेके करके, क्योंकि जो बंदा निकले ताकि उसके कुछ वर्थ तो हो, उसके पास कुछ कैपेबिलिटीज हो, ताकि उसकी मार्केट में अंदर जाके उसकी एम्प्लॉयमेंट अच्छी हो। बिल्कुल। अच्छा, मैं लास्ट सवाल करना चाहूँगी आप दोनों से, दोनों जवाब दीजिएगा। चैलेंजेस क्या आए थे जब आपने कम्युनिटी बनाई? बिकॉज हमारे यहाँ नॉर्मली यही होता है, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है, पीपल आर वेरी अनग्रेटफुल, जनरली पीपल आर अनग्रेटफुल एंड जनरली दे ऑलवेज टेक दोज हु आर डूइंग समथिंग फॉर देम फॉर ग्रांटेड, कि यार ये तो कर ही रहे हैं, बस ठीक है, कोई बात नहीं, ये तो पागल हैं, ये तो 4 लोग पागल हैं, ये करते रहते हैं। अब यार देखो, आप लोग स्टूडेंट्स हो, ठीक है, आप लोगों का अपना एक बड़ा मुश्किल, एक आप लोग पढ़ाइयाँ दोनों बहुत पाकिस्तान की सुप्रीम क्वालिफिकेशंस आप दोनों कर रहे हो, और आसान नहीं होता है ये करना, ठीक है। साथ साथ आप अपना वो AI और कोडिंग वो भी करते रहते हो, साथ साथ आप अपने कम्युनिटी वर्क भी, फिर आप ये इसके लिए टाइम निकाल रहे हो, ठीक है। कल को इंशाल्लाह आर्टिकल्स होंगे, आर्टिकल्स में बहुत मुश्किल होनी है आपको। क्या चैलेंजेस पेश आए आपको, ठीक है, और उसके अलावा दिल का भी दुखा इतना कि यार क्यों किया ये मैंने? बहुत दफ़ा मेरे साथ होता है, मैं बहुत अक्सर फील करती हूँ कि यार मैंने क्यों किया। मतलब ये इतने अनग्रेटफुल बच्चे हैं, रात को 3 बजे मैसेज करते हैं, सुबह 6 बजे भी मैसेज करते हैं, और मैं दोनों टाइम जवाब देती हूँ, और फिर भी अनग्रेटफुल हैं। जी, मैं बस यही नहीं काम कर रहा, मैं और भी NGOs हैं जिन पे काम कर रहा हूँ, यहाँ RMU के अंदर भी। हाँ, तो मैं वही कहना चाह रही हूँ, मतलब एक्चुअली ना हमने ये देखा है कि जो फ्री की चीज़ होती है ना, उसकी कोई वर्थ नहीं होती। हाँ, उसे कंसिडर किया जाता है कि एक तो ये गाइड कर रहे हैं, ये भी वेले हैं, इनके पहले कुछ भी नहीं है। एग्जैक्टली। एंड देन अगर ये गाइड कर रहे हैं तो मे भी इनका कुछ ना कुछ हमसे इंटरेस्ट होगा। Exactly. ये बाद में इन फ्यूचर हमसे कुछ चार्ज करेंगे। देखिए करियर कोड को या जो प्रेप टाइटन है उसको बने ऑलमोस्ट 3 साल होने वाले प्रेप टाइटन को, बट आज तक एक स्टूडेंट भी हमें प्रूफ दे दे कि हमने किसी से सिंगल रुपया भी चार्ज किया हो। हाँ, वो हम प्रूफ दे सकते हैं जिनकी हमने मल्टीपल स्टूडेंट्स की हमने अपने एडमिन्स ने कोलैबोरेट करके या कुछ कोशिश करके हमने फीस पे की होंगी, बट हमने कभी किसी से चार्ज नहीं किया। फिर भी क्रिटिसिज्म मिलती है देखने को कि इनको कुछ आता नहीं है, एवं ही आ जाते हैं, और बहुत सारे मतलब समटाइम रिएक्शंस कुछ स्टूडेंट्स ऐसे दे देते हैं कि लगता है उनको, हाँ कुछ स्टूडेंट्स को हम गाइड कर रहे होते हैं और हमें वो फीडबैक ऐसा देते हैं कि हमें लगता है कि शायद हमें छोड़ देना चाहिए, कि हम एक तो अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं। हाँ, ये नहीं है कि हम कोई भी फील्ड आते हैं मुंह उठा के बोल देते हैं, उसके पीछे प्रॉपर रिसर्च होती है। हम लिंक्डइन पे जाके उसकी रिसर्च करते हैं, उसकी जॉब मार्केट है उसको एनालाइज करते हैं, देन जो उसकी उस फील्ड में प्रॉपर उसकी डिमांड है वो एनालाइज की जाती है। देखिए, आपको प्रिपेयर करना होता है जॉब मार्केट के लिए, तो जो जॉब के लिए आपको प्रिपेयर करना है तो आपको वो चीज़ें अपने अंदर बिल्ड करनी होगी, वो स्किल्स अपने अंदर बिल्ड करनी होगी जो आपकी इन फ्यूचर आपसे डिमांड की जाएंगी। अब देखिए, स्टूडेंट्स पहले क्या करते थे, ये डिग्री में एनरोल हो जाओ, जो वो उस्ताद पढ़ाते जाए करते जाओ, बट एट द एंड जब वो इंटरव्यू के लिए जाते थे तो उनके पहले कुछ नहीं होता था, बिकॉज वो जो हमारा करिकुलम है अनफॉर्चुनेटली बहुत पुराना है, उन्हीं को फॉलो करते आ रहे होते थे। बट जो मार्केट है वो तो प्रेजेंट को चेक कर रही होती है, तो हमें प्रेजेंट एंड फ्यूचर के जो पैटर्न्स हैं उनको एनालाइज करना चाहिए, तो वो देखना चाहिए। हम उनको एनालाइज करवा के जो स्टूडेंट्स को फील्ड सेलेक्ट करवाते हैं अपनी तरफ से ये ट्राई होता है, ऐसे ही कर रहे होते हैं जैसे हमारा कोई अपना भाई या हम खुद वो चूज़ कर रहे हो। बट फिर भी कुछ स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि शायद आपको ये फील्ड अच्छा लगता है तो आपने वो करवा दिया। देखिए, मैं MBBS कर रहा हूँ,
एंड ऑनेस्टली अगर मुझे 10 स्टूडेंट आएंगे ना तो उनमें से मैं 8 को तो ए सजेस्ट करूँगा एंड मैंने अपने भाई को ACCA सजेस्ट किए। असल में आपकी शादी मेडिकल से हुई है ना, मोहब्बत आपकी AI है। सही है। नहीं मैं समझ रही हूँ मैं बिल्कुल। अच्छा भाई को इसी से करवा रहे हैं आप? जी इसी से कर रहे हैं लोग। अच्छा उनके 6 पेपर हो गए हैं ऑलमोस्ट। अच्छा सही सही। नहीं कुछ हुज़ैफा आप इस बारे में बताना चाहेंगे, कैसा कभी गम हुआ, क्या चैलेंजेस आए? एक दफ़ा ना मुझे बहुत तेज़ बुखार था एंड मैं लाइक सारी रात हॉस्पिटल और ड्रिप्स वगैरह लगी हुई हैं एंड सुबह 6 बजे के करीब मुझे एक स्टूडेंट की कॉल आती है। ठीक है, अब ऑब्वियसली मैं ड्रिप लगी हुई थी, मैं सो रहा हूँ। ठीक है, एक कॉल आई नहीं पिक की, दूसरी कॉल आई नहीं पिक की, तीसरी कॉल आई नहीं पिक की, वो कॉल्स पे कॉल्स। एक दफ़ा मुझे भी हो गया कि पता नहीं क्या हो गया। ठीक है, मैं क्योंकि ये जब से माइंड कोर्स स्टार्ट हुआ है ना, बच्चों का ना ट्रस्ट थोड़ा बढ़ गया है। वो चीज़ें शेयर कर देते हैं हमारे साथ जो कि वो अपने घर वालों के साथ भी शेयर नहीं करते। तो वहाँ पर मेरा एक रोल बनता है कि या तो मैं किसी को उम्मीद ना दूँ या बिल्कुल झूठी उम्मीद। समझ रही हूँ। अब मेरे दिल में ये था कि यार कोई इमरजेंसी ना हो गई हो। हाँ। ठीक है, मैंने कॉल उठाई है और वो बच्चा ये कह रहा है कि सर ये मेरी वेबसाइट नहीं ओपन हो रही। तो मुझे ये बता दें वेबसाइट कैसे ओपन होनी। अब मुझे मैसेज आता है, मैम वो व्हाट्सएप के ग्रुप की डिस्क्रिप्शन में आपने बोला था गूगल ड्राइव का लिंक है, मैम ग्रुप डिस्क्रिप्शन में कैसे जाते हैं? मैंने कहा मैं तो क्या करूँ इन बच्चों, मैं समझ रही हूँ। उस वक्त जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, और मैं तो वैसे भी बच्चों में इस वजह से मशहूर हो चुका हूँ कि हुज़ैफा भाई गुस्सा करते हैं। ठीक है, मैं वाकई में मशहूर हो चुका हूँ, लेकिन वो गुस्सा बिल्कुल जायज़ होता है। लाइक मैंने कभी किसी को बिला वजह नहीं डांटा। एक बच्चे ने मुझे 8 कॉल्स कर दी हैं और जब मैं फ़ोन उठा रहा हूँ मैं मेरी वेबसाइट नहीं खुल रही, तो भाई ये मेरा मसला है। मतलब मैं इन मसलों में थोड़ी सॉल्व करने बैठूंगा। और एक सबसे बड़ा इशू, हमने चैनल, आप समझें कि आपने CA पे वीडियोस बनाई लेट्स से, ठीक है, और आपने YouTube पे अपलोड कर दी, आपने बच्चे को कहा जाएं ये वीडियो देख के आएँ, ठीक है, और आपका फिर जो काउंटर क्वेश्चन है मेरे से आके करें, मैं उसको एड्रेस करूँगी। वो बच्चा आपको आके कहेगा मैंने तो देखी हुई है वीडियो, आप मुझे ये बताएं, और आपने वो वीडियो वो पॉइंट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। वो कहेगा नहीं आप बताएं मुझे, तो भाई वहाँ पर भी मैं ही बता रहा था। वहाँ पर कौन था? वो ऐसे ही होता है। हमने भी वीडियोस बना के रखी हुई हैं, लेकिन हमारी मैनेजर के पास कॉल आती है तो वो कहती हैं कि जी ये बताएं, तो वो मैनेजर लिंक भेज देती है कि वो वीडियो नहीं आप बताएं ना, वीडियो तो हमने देखी हुई है। झूठ कोई भी नहीं देखी हुई वीडियो। और फिर कुछ, क्योंकि हमारा ना करियर कोड इस तरह का काम है कि अल्लाह ने इतना करम किया है कि लास्ट ईयर तक 2023 तक या 2024 तक MD-CAT एक साल में 1,70,000 बच्चा दे रहा था। इस वक्त वो स्टैट करियर कोड के थ्रू 1,30,000 पे आ गया है। तो ये 40,000 का ड्रॉप आ गया। तो वो ना एक थोड़ा सा होता है जो मार्केट का कंपटीशन भी होता है कि यार ये क्या हो रहा है, ये क्या करने आ गए, हमारी मार्केट खराब कर रहे हैं। समझ रही हूँ। तो वो उसकी तरफ से भी थोड़ा बहुत होता है, लेकिन उसमें फिर हमारे लिए एक विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है कि नो, आप जितनी मर्जी ऑफर्स करें, हमने नहीं करना कोलैब। मैं खुद MBBS में हूँ, हुज़ैफा भी मुझे तो हो रहे होते हैं चैनल में, MBBS वाले वो होते हैं, ये होते हैं। ज़बरदस्त बेटे, आप लोगों से बात करके बहुत मज़ा आया। ऑनेस्टली स्पीकिंग, सच इंटेलेक्ट एट दिस एज आई कुड नॉट एक्सपेक्ट इट। माशाल्लाह, यू गाइज आर सो अमेजिंग। अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दे। और मैंने एक एक लफ्ज़ को एंजॉय किया है। नॉर्मली कभी ऐसा होता है पॉडकास्ट में आप जोन आउट हो जाते हैं, ठीक है, गेस्ट अक्सर इतनी लंबी बात कर रहा होता है, इतनी बेकार बात कर रहा होता है, बट आई ऑनेस्टली एंजॉयड ईच एंड एवरी सेकंड। हालांकि हम उससे पहले से पॉडकास्ट से घंटा डेढ़ पहले से हम एक साथ बैठे हुए थे और उसमें भी हम यही बातें कर रहे थे, लेकिन पॉडकास्ट में करके बहुत मज़ा आया। और अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाबियाँ दें। अल्लाह ताला आपके माँ बाप के लिए आपको सदका जारिया बनाएं और अल्लाह करे कि आप ये जो लेगेसी अपनी इस दुनिया में, अल्लाह ताला अभी तो आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, लेकिन जब भी कभी जाना है, हम सब ने जाना है, तो आप ये अमेजिंग लेगेसी इस दुनिया में छोड़ के जाएं जो कि आगे आने वाले बच्चों के लिए इसी तरह से गाइडेंस का, इसी तरह से आसानियों का बाइस बने। जी इंशाल्लाह इन फ्यूचर यही है कि हम कुछ स्किल्स को लेके चलें, हाँ। ताकि जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम स्किल्स खुद सिखा रहे हैं और एक बेहतर वे होगा। क्योंकि बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी बेटे कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम यू शुड स्टार्ट चार्जिंग अ नॉमिनल फ़ी। इसकी रीज़न ये नहीं है कि आप उससे कुछ कमाएंगे, आप भले वो सारी फ़ी लेके सदका कर दो, ठीक है, लेकिन अगर आप एक बच्चे से सिर्फ 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तक की भी इवन आप उससे फ़ी लोगे ना, तो उसको थोड़ी सी कदर आएगी और उसको ये एहसास होगा कि ये फ्री नहीं है, इसको ग्रांटेड नहीं लेना, ठीक है। सो लेटर ऑन, मैं भी नहीं बात कर रही हूँ, बट लेटर ऑन यू शुड स्टार्ट चार्जिंग अ नॉमिनल फ़ी, 100, 200, 250, मतलब जिसमें आपका 100 रुपये का तो अभी लेजी आ जाता है बड़ा वाला पैकेट, ठीक है। सो उससे तो बस ये होगा कि ना उसका एक बच्चे का एक इंटरेस्ट इंटैक्ट रहेगा और उसको ये लगेगा कि हाँ जी आई एम बाइंग समथिंग, और थोड़ी सी कदर करेगा वो आपकी चीज़ की कि मैंने पैसे दिए हुए। और उसके अलावा आई वुड लाइक टू ऑफर ऑन कैमरा और एज वेल एज ऑफ कैमरा ऑल्सो, if there is anything Manavi can do for you guys, if there is anything I can do for you guys,
आपके जो भी CA ACCA के आप कह रहे हो काउंसलिंग सेशंस आप लोग करवाते हो या जो भी मेंटरिंग रिक्वायर्ड है CA में, आई एम अवेलेबल फॉर दैट, ठीक है, और माई होल टीम इज़ अवेलेबल फॉर दैट. इफ़ यू नीड एनी हेल्प रिगार्डिंग मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, एनीथिंग, वी आर देयर. अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत कामयाब करे. इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा जल्द मुलाकात होगी. थैंक यू सो मच मेरे बच्चों. सो ज़बरदस्त पॉडकास्ट रही और इंशाल्लाह मनावी एकोस की अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज़. लेट्स मनावी.